जैसे ही यह आदमी दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होता है, उसकी बहन उसकी मर्दानगी को पूरी तरह कुचल देती है। उसे लगता है कि मार्को उसके पास हीलिंग पोशन देने आ रहा है, लेकिन असल में वो बेहद ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड होता है। जब उसके पिता ये देखते हैं तो वे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी दौरान उसके शरीर की हर हड्डी को चूर चूर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डेमन किंग के परिवार में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। बचपन में उसके भाई बहन उसे बहुत बुली करते थे और एक बार वो रोते हुए अपनी माँ के पास इसकी शिकायत करने गया। उसकी माँ ने कहा कि उसे एक डेमन की तरह पलटकर वार करना चाहिए। उसने कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वे उसे निश्चित रूप से मार डालेंगे। उसकी माँ ठंडी हंसी हंसी और बोली कि उसे बस उनसे पहले वार करना होगा। उसने यह भी कहा कि उसके पिता ने अपने ही 12 भाइयों को मारकर सत्ता हासिल की थी और महान डेमन किंग बने थे। अगले ही पल वो अचानक अपनी पीठ के पीछे से एक डेगर निकालती है और उसे उसकी छाती में गहराई तक घोंप देती है। फिर उससे कहती है, अगर कोई तुम्हें मारना चाहता है तो तुम्हें उससे पहले वार करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अगले दिन जब वो जागता है तब तक वो असली सीजर की 200 सालों की अधिकांश यादें पहले ही अवशोषित कर चुका होता है। वो अपने शरीर की ओर देखता है और पाता है कि कल लगे घातक घाव लगभग ठीक हो चुके हैं। अचानक बिस्तर के पास से एक तीखी और उपहास भरी आवाज़ सुनाई देती है, बेकार कचरा, अभी तक यहाँ मरे होने का नाटक कर रहा है। फैमिली बैंक्वेट शुरू होने वाला है। अगर तू लेट हुआ तो रास्ते में मर भी गया, तब भी मुझे अपने साथ मत घसीटना। वो और कोई नहीं बल्कि असली होस्ट की पर्सनल मेड लिंगुरा थी। 200 सालों तक वह नालिया के सहारे फलती फूलती रही और उसने कभी भी सीजर को जरा भी सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो काम उसके खुद के थे वे भी सीजर के सिर पर डाल दिए जाते थे। एक बार असली सीजर ने डरते डरते उससे पूछा था कि बाकी भाई बहनों के नौकर अपने मालिकों को कपड़े पहनाने में मदद करते हैं, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं करती। उसने तिरस्कार से हंसते हुए कपड़े सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिए। तो फिर तुम मुझे कपड़े पहना दो, बेकार यंग मास्टर। तुम सच में उम्मीद करते हो कि यह लेडी तुम्हारी सेवा करेगी। अब जब वो देखती है कि सीजर हिल भी नहीं रहा तो वो उसे बिस्तर से घसीटने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसके छूने से ठीक पहले उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज़ गूंजती है, डिंग। होस्ट का प्रतिशोध लेने का जुनून निर्धारित सीमा तक पहुंच चुका है। प्राइमीवल डेमन लॉर्ड इनहेरिटेंस सिस्टम अब एक्टिवेट हो रहा है। होस्ट को स्टार्टर गिफ्ट पैक प्रदान किया जा रहा है। कल्टीवेशन अपग्रेड होकर पीक डेमन जनरल रैंक पर पहुंच गई है। स्किल प्राप्त हुई, डेमन किंग सप्रेशन। ये होस्ट के कल्टीवेशन लेवल से नीचे मौजूद किसी भी डेमन टारगेट पर पूर्ण ब्लड लाइन सप्रेशन लागू करती है। अगले ही पल वह बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाकर लिंगुरा की कलाई पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर मौजूद तिरस्कार तुरंत जम जाता है। उसके बाद उसके भीतर गुस्सा उमड़ पड़ता है। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ उसकी कलाई पर ऐसे जमी रहती है जैसे लोहे से वेल्ड कर दी गई हो। हैरान और क्रोधित होकर वह दूसरे हाथ में डेमन एनर्जी इकट्ठा करती है और सीधे उसके चेहरे पर वार करती है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। वो बस थोड़ा सा अपनी पकड़ कसता है और कमरे में एक तेज चटकने की आवाज़ गूंज उठती है। उसकी कलाई की हड्डी उसकी उंगलियों के दबाव में टुकड़ों में टूट जाती है। लिलिंगुरा दर्द से चीखते हुए घुटनों पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों में अब केवल भय ही बचा था। वह अपना पैर उसके चेहरे पर रख देता है और शांत आवाज़ में कहता है, इतने सालों तक तुमने मुझे बुली किया, मेरा खाना रोका और मुझसे अपना काम करवाया। आज उस सारे कर्ज का हिसाब चुकाया जाएगा। लिंगुरा बुरी तरह कांपने लगती है। वह लगातार सिर झुकाकर दया की भीख मांगती है। यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, कृपया इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। वो एक शब्द भी नहीं कहता, सीधे उसके शरीर में डेमन एनर्जी भेज देता है और उसकी पूरी कल्टीवेशन नष्ट कर देता है। फिर अपने अधीनस्थों को आदेश देता है कि उसे गॉब्लिन डेमन लेयर में फेंक दिया जाए, जहां अब से वो दिन रात गोब्लिन्स के लिए संतान पैदा करेगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो गलियारे के मोड़ पर पहुंचता है, उसकी टक्कर एक गोलमटोल चेहरे वाले लड़के से हो जाती है। वह असली होस्ट का सातवां भाई डैरियन था। उसकी माँ सैटन की उन पत्नियों में से एक थी जिसने सीजर की माँ के आने के बाद पूरी कृपा खो दी थी। इसलिए बचपन से ही उसने डैरियन के दिमाग में विकृत नफरत भर दी थी और अपना सारा गुस्सा सीजर पर निकालने के लिए उसे उकसाती रही। डैरियन का सबसे पसंदीदा शौक था अपने गुर्गों के साथ मिलकर सीजर को घेरना और हर बार उसे लहूलुहान होने तक पीटना। डैरियन उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाता है, फिर उसके मोटे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल जाती है जो उपहास से भरी हुई थी। अरे वाह, अगर ये डेमन किंग पैलेस का सबसे पसंदीदा कचरा नहीं है तो और कौन है? सीजर, कल इतनी मार खाने के बाद भी तो अभी तक मरा नहीं। उसके चारों गुर्गे जोर जोर से हंस पड़ते हैं। वे पहले से ही एक और सामूहिक पिटाई के लिए तैयार खड़े थे। बात करते करते डैरियन अपना हाथ उठाता है, डेमन एनर्जी इकट्ठा करता है और सीधे सीजर की छाती की ओर झपटता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ सीजर की छाती को छूने वाला होता है, सीजर एक कदम किनारे हट जाता है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक बैकहैंड थप्पड़ जड़ देता है। उस एक थप्पड़ से डैरियन 3 से 4 मीटर दूर हवा में उछल जाता है। वह जोरदार तरीके से नेदर रूम की ठोस दीवार से टकराता है। टकराते ही उसका आधा चेहरा गुब्बारे की तरह सूज जाता है और उसके कई दांत मुंह से बाहर उड़ जाते हैं। उसके सारे गुर्गे वहीं जम जाते हैं। उनकी आंखें फटी रह जाती है और चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई देता है। डैरियन की आंखें जहर और गुस्से से भर उठती है और वो चीखता है, तू बेकार कचरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। गुस्से से दहाड़ते हुए
वह अपनी पूरी डेमन पावर बाहर निकाल देता है। उसकी पीक डेमन मास्टर आबा तुरंत फूट पड़ती है। गाड़ी काली डेमन एनर्जी से लिपटी उसकी दोनों मुट्ठियां सीधे सीजर की ओर बढ़ती है। ये उसके 150 सालों की कठिन कल्टीवेशन का परिणाम था, जो उसे भाई बहनों के बीच लगभग औसत स्तर पर रखता था। अतीत में असली सीजर उसकी एक भी मुक्का नहीं झेल सकता था, लेकिन अब यहाँ खड़ा आदमी वह कमज़ोर लड़का नहीं था। उसकी आकृति झिलमिलाती है और वह भूत की तरह डैरियन के पीछे प्रकट हो जाता है। डैरियन कुछ समझ भी नहीं पाता कि उससे पहले ही सीजर उसकी दोनों घुटनों पर बेरहमी से लात मार देता है। लगातार दो तेज चटकने की आवाज़ें गूंजती है। डैरियन की दोनों टांगों की हड्डियां साफ टूट जाती है। वह दर्द से दिल दहला देने वाली चीख निकालता है और सीजर के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है। सीजर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और मौत जितनी ठंडी आवाज़ में कहता है, जब भी तुम अपने झुंड के साथ मुझे घेर कर अपमानित करते थे, क्या कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? डेरियन दर्द से लगभग बेहोश होने वाला था। फिर भी वह अकड़ दिखाता रहता है और कसम खाता है कि उसका पिता और नालिया सीजर की खाल उधेड़ देंगे। सीजर ठंडी हंसी हंसता है, अपना हाथ उठाता है और डेरियन के चेहरे के दूसरे हिस्से पर लगातार दो और थप्पड़ मारता है। उसके बचे हुए सारे दांत भी बाहर निकल जाते हैं। वो उसे छोड़ देता है और डेरियन कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिर जाता है, दर्द से पूरी तरह बेहोश। चारों गुर्गे बुरी तरह डर चुके थे। वे सभी घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगते हैं। सीजर अपनी बर्फ जैसी ठंडी नज़र उन पर डालता है। चींटियों के झुंड पर अपना समय बर्बाद करने लायक नहीं हूं मैं। अपने मालिक को उठाओ और कहीं बहुत दूर निर्वासित कर दो। उस चेहरे के साथ वह वहां अच्छी तरह फिट हो जाएगा। फिर वह बिना पीछे देखे डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो स्टुअर्ट के ऑफिस के पास से गुजरता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। डेमन वुड का दरवाज़ा अधिकांश आवाज़ों को रोक देता था, लेकिन पीक डेमन जनरल की इंद्रिया अब भी कम्युनिकेशन क्रिस्टल की हल्की गूंज पकड़ लेती है। वह दरवाजे से कान लगाता है और आखिरकार अंदर चल रही बातचीत सुन लेता है। निश्चिंत रहे योर होलीनेस, मैं उसे कभी उसकी ब्लड लाइन अवेकन नहीं करने दूंगा, वरना इतने साल पहले बनाई गई हमारी योजना बर्बाद हो जाएगी। मैंने सब व्यवस्था कर दी है। बैंक्वेट में मैं पहले दूसरे और तीसरे हाईनेस को उकसाऊंगा कि वे मिलकर उस पर हमला करें, भले ही उसे कोई भाग्यशाली अवसर मिल गया हो। वह एक साथ उन तीनों का सामना नहीं कर सकता। इससे एलेन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। एलेन, उसका दिल जोर से धड़क उठता है। कौन सी योजना? और इसमें मेरी माँ एलेन क्यों शामिल है? वह तुरंत वहां से हट जाता है और गलियारे के एक स्तंभ की छाया में छिप जाता है। अगले ही पल ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और स्टुअर्ट बाहर निकलता है। वह बाएं दाएं देखता है, फिर डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ने लगता है। डेमन किंग पैलेस में वह आमतौर पर सिर्फ मिड टीयर डेमन जनरल कल्टीवेशन ही दिखाता था, लेकिन अब जब वो तेजी से चल रहा था, सीजर उसके भीतर छिपी असली आभा को साफ महसूस कर सकता था। पीक डेमन मार्शल लेवल की शक्ति। उसने अपनी कल्टीवेशन के पूरे दो बड़े रियलम छिपा कर रखे थे। जैसे ही स्टुअर्ट उस स्तंभ के पास पहुंचता है, सीजर बिजली की गति से उसके पीछे प्रकट हो जाता है। वो अपनी सारी डेमन एनर्जी हथेली में केंद्रित करता है और लोहे की पकड़ की तरह उसका गला जकड़ लेता है। साथ ही उसका दूसरा हाथ अत्यधिक संकुचित डेमन एनर्जी का गोला बनाता है और उसके शरीर की हर एनर्जी चैनल को सील कर देता है। प्राइमेवल डेमन लॉर्ड की प्राइमेवल ब्लड लाइन का दबाव उसी क्षण फूट पड़ता है। भले ही स्टुअर्ट के भीतर पीक डेमन मार्शल कल्टीवेशन छिपी हुई थी, लेकिन डेमन जाति के सबसे आदिम ब्लड लाइन सेपरेशन के सामने उसका शरीर तुरंत अकड़ जाता है। उसकी डेमन एनर्जी का प्रवाह लगभग रुक जाता है और वह जरा सा भी प्रतिरोध नहीं कर पाता। स्टुअर्ट ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 200 साल तक छिपे रहने के बाद उसे एक ही चाल में वही कचरा हरा देगा जिसे सब लोग बुली किया करते थे। खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो? मैं वो स्टुअर्ट हूं जिसे स्वयं डेमन किंग महामहिम ने नियुक्त किया है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो महामहिम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सीजर ठंडी हंसी उड़ाता है। महामहिम तुम्हें छोड़ेंगे या नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि डिवाइन रेस के पॉन्टिफ के लिए जासूसी करना और डेमन रियल्म से गद्दारी करना ऐसा अपराध है जिसके लिए महामहिम सबसे पहले तुम्हें ही नहीं छोड़ेंगे। स्टुअर्ट का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी इतनी परफेक्ट पहचान इस तथाकथित कचरे ने कैसे उजागर कर दी। वह भागने के लिए बेतहाशा अपनी स्पिरिट एसेंस चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर उसे कोई मौका नहीं देता, बस हल्का सा दबाव बढ़ाता है। एक तेज चटकने की आवाज़ गूंजती है और उसका गला टूट जाता है। उसी समय संकुचित डेमन एनर्जी का विस्फोट उसके शरीर में हर एनर्जी चैनल के रास्ते फैल जाता है और उसकी स्पिरिट एसेंस को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। उसे पुनर्जन्म लेने का भी कोई मौका नहीं मिलता। डिंग! होस्ट ने सफलतापूर्वक डेमन रेस के भीतर छिपे एक डिवाइन स्पाई का सफाया कर दिया है। रिवॉर्ड 1000 डेमन कोर। नई स्किल प्राप्त हुई, आई ऑफ रिवलेशन। जैसे ही सिस्टम का नोटिफिकेशन गायब होता है, एक ठंडी ऊर्जा उसकी दोनों आंखों में प्रवाहित होती है और उसके सामने की दुनिया एक पल में बदल जाती है। अब वो हवा में बहती डेमन एनर्जी की धाराओं को साफ देख सकता था, यहाँ तक कि जीवित प्राणियों के भीतर मौजूद कल्टीवेशन के प्रवाह और रेस्ट्रिक्शन सील्स को भी धुंधले रूप में पहचान सकता था। जब वो स्टुअर्ट की लाश की ओर देखता है तो आई ऑफ रिवलेशन तुरंत उसके शरीर में बची हुई डिवाइन रेस्ट्रिक्शंस को भेद देती है और ऑफिस की दीवार के पीछे छिपे एक गुप्त कक्ष को उजागर कर देती है। वह मुड़कर ऑफिस के अंदर जाता है, आई ऑफ रिवलेशन के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उस कक्ष को खोलता है और जैसा उसने सोचा था, उसके अंदर स्टुअर्ट के डिवाइन रेस के साथ हुए सभी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स मौजूद थे। साथ ही एक मोटी लेजर बुक भी रखी हुई थी
जिसमें नामों की पूरी सूची दर्ज थी। उसमें डेमन किंग पैलेस के उन सभी डिवाइन इन्फॉर्मेंट्स के नाम लिखे थे जो स्टुअर्ट के संपर्क में थे। कुल 37 लोग। तो इन 200 सालों में डेमन किंग पैलेस बहुत पहले ही डिवाइन रेस के इंटेलिजेंस नेटवर्क द्वारा घुसपैठ का शिकार हो चुका था। स्टुअर्ट की पोजीशन का उपयोग करके वे शाही परिवार के भीतर आपसी संघर्ष भड़काते रहे, उसके पिता की हर गतिविधि पर नजर रखते रहे और उनके हर हमले का निशाना सिर्फ एक व्यक्ति था, एलन का बेटा। वो लेजर बुक उठाता है, उसकी उंगलियां एलन के नाम पर फिरती है और उसके मन के सवाल और गहरे हो जाते हैं। आखिर उसकी माँ कौन थी? डिवाइन रेस का पॉन्टिफ आखिर क्यों इतना विशाल जाल बिछाने को तैयार था? सिर्फ उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए? 200 सालों तक हर कोई उसे डेमन रेस की गद्दार कहकर कोसता रहा था, लेकिन जब इस डिवाइन स्पाई ने उसका जिक्र किया था, उसकी आवाज़ हड्डियों तक उतर जाने वाले डर से भरी हुई थी। क्या वो डैगर जो उसने कभी उसकी छाती में घोंपा था और वे बर्फ जैसी ठंडी बातें, पहले वार करो, क्या उनके पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसे न वह जानता था और ना ही असली सीजर? अनगिनत सवाल उसके दिमाग में उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वह जानता था कि अभी गहराई से जांच करने का समय नहीं है। फैमिली बैंक्वेट शुरू होने वाला था। वह आराम से कम्युनिकेशन क्रिस्टल और लेजर बुक को अपने सिस्टम स्पेस में रख देता है, फिर उस गुप्त कक्ष के भीतर मौजूद हर सबूत को डेमन फ्लेम से जला देता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। आई ऑफ रिवलेशन गलियारे को स्कैन करती है और वो साफ देख लेता है कि गश्त कर रहे कई गार्ड्स के शरीर पर वही डिवाइन रेस्ट्रिक्शन सील्स मौजूद हैं जो स्टुअर्ट के शरीर में थी। उनमें से हर एक लेजर की सूची में दर्ज इन्फॉर्मेंट था, लेकिन वो अभी कोई कदम नहीं उठाता। तो सिर्फ पीक डेमन जनरल कल्टीवेशन के साथ, भले ही उसके पास डेमन किंग सप्रेशन और नई प्राप्त आई ऑफ रिवलेशन हो, फिर भी वो एक साथ सभी दुश्मनों को खत्म नहीं कर सकता था, वरना छाया में छिपी बड़ी मछलियां सतर्क हो जाती। और वैसे भी डाइनिंग हॉल में उसके लिए एक बड़ा तमाशा इंतजार कर रहा था। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरती है। वे कदम बढ़ाता है और डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ता है। ये तो बस एक एपेटाइजर था, असली हिसाब किताब तो अब शुरू होने वाला था। डाइनिंग हॉल के अंदर उसके बारे में ताने और अपमान उड़ रहे थे। वह कचरा शायद आने की हिम्मत ही नहीं करेगा, है ना? कल इतनी मार खाने के बाद अगर वो मरा नहीं भी होगा तो कम से कम 1 साल तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। मुझे तो लगता है वो कहीं छिप गया है। यहाँ आने का मतलब सिर्फ और ज़्यादा अपमान और शायद एक और पिटाई है। तो आने की ज़रूरत ही क्या है? जो कचरा डेमन पावर तक कल्टीवेट नहीं कर सकता, उसका जिंदा रहना हमारी वेस के संसाधनों की बर्बादी है। अगर महामहिम उसे अपने पास न रखते तो मैं उसे बहुत पहले ही एबिशल डार्क ड्रैगन्स के पास फेंक चुका होता। वो अपना हाथ उठाता है और भारी दरवाजों को धक्का देकर खोल देता है। अंदर गूंज रही हंसी उसी पल थम जाती है। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती है। पहले आश्चर्य, फिर खुला हुआ उपहास और दुर्भावना। उनमें से हर कोई तुरंत अपनी डेमन पावर सक्रिय कर उसकी कल्टीवेशन को परखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर मौजूद प्राइमल डेमन एनर्जी उसकी आभा के हर निशान को पूरी तरह छिपा देती है। उन्हें सिर्फ वही पुरानी रीडिंग महसूस होती है, जीरो मैजिक पावर, वही पुराना ट्रैश टीयर। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद सबसे पहले वीरा बोलती है। उसकी आवाज़ तिरस्कार से भरी हुई थी। तो ये कचरा सच में बिस्तर से रेंग कर बाहर आ गया। मुझे लगा था कि तुम अपने कमरे में मरकर सड़ चुके होगे। लगता है किसी घटिया लाइफ सेविंग ट्रिंकेट का सहारा लिया है। खैर, तुम उस गद्दार औरत की औलाद हो तो जाहिर है उसने तुम्हारे लिए कोई संदिग्ध चीज़ छोड़ रखी होगी। जिस गद्दार औरत की वो बात कर रही थी वह उसकी माँ एलेन थी। डेमन किंग पैलेस में हर कोई उसे अपमानित करने के लिए यही शब्द इस्तेमाल करता था। असली होस्ट की यादों में जब भी वो ये शब्द सुनता था उसके भीतर गहरी शर्म और दर्द भर जाता था। लेकिन आज उसके दिमाग में सिर्फ स्टुअर्ट का संदेश गूंज रहा था। एलेन की आखिरी उम्मीद को ख़त्म कर दो। उसके दिल में मौजूद संदेह और गहरा हो जाता है। एक और परत, तभी मार्को भी हंसते हुए बातचीत में शामिल हो जाता है। वह अपने हाथ में एक क्रिस्टल वायल घुमा रहा था। वह अपने हाथ में उसमें अभी भी अत्यधिक संकेंद्रित संक्षारक डेमन एसिड की आधी बोतल बची हुई थी। उसकी आंखों में क्रूरता भरी हुई थी। लगता है मेरा एसिड इतना मजबूत नहीं था, ये तुम्हारा चेहरा तक नहीं पिघला पाया। बाकी सारे भाई बहन भी उसके साथ हंसने लगते हैं। महान डेमन किंग सैटन मेज के शीर्ष स्थान पर बैठा था। वह ठंडी निगाहों से यह सब देख रहा था, लेकिन उन्हें रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। सीजर को इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। असली होस्ट की यादों में उसका पिता हमेशा ऐसा ही था। वह ठंडी बेरुखी के साथ देखता रहता था, जबकि उसके सभी भाई बहन उसे बुली करते और अपमानित करते थे, और कल ही उसने खुद सीजर के शरीर की हर हड्डी कुचल दी थी। सीजर की नज़र में वह एक ठंडे खून वाला और निर्दयी पिता था। वह धीरे धीरे मेज़ की ओर बढ़ता है और सीधे वीरा के सामने जाकर रुक जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी और उसकी आवाज़ भी शांत थी, लेकिन उसमें हड्डियों तक जमा देने वाली ठंडक घुली हुई थी। कल तुमने मेरी छाती में तलवार घोंपी थी, आज उस कर्ज का हिसाब चुकाया जाएगा। वीरा ये सुनते ही ऐसे प्रतिक्रिया देती है मानो उसने सदी का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। तू एक बेकार कचरा मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कल का वार तेरे दिमाग तक पहुंच गया और तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये कहते हुए वह अपनी कमर से तलवार निकालती है और एक बार फिर उसे सीधे उसकी छाती की ओर घोंप देती है। लेकिन जैसे ही तलवार उसकी छाती तक पहुंचने वाली होती है, वह हाथ उठा के उसकी बेहद तेज धार वाली नोक को सिर्फ 2 उंगलियों के बीच पकड़ लेता है। उस पल मानो समय रुक जाता है। वीरा के चेहरे पर मौजूद मुस्कान वहीं जम जाती है। वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन तलवार जरा भी आगे नहीं बढ़ती।
वीरा विकृत चेहरे के साथ चीखती है, तू बेकार कचरा मेरी तलवार कैसे पकड़ सकता है? तू कौन सी गंदी चाल इस्तेमाल कर रहा है? वह अपनी उंगलियों में थोड़ा और दबाव डालता है और एक तेज चटकने की आवाज़ के साथ एडामेंटाइन से बनी डेमन तलवार उसकी दो उंगलियों के बीच से टूटकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। वो टूटी हुई तलवार की नोक पकड़ लेता है और उसे घुमाकर वीरा के कंधे पर वार कर देता है। वीरा दर्द भरी चीख निकालती है और लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाती है। अब उसकी आंखों में जहर भरा गुस्सा था और उसके साथ डर की एक हल्की सी झलक भी। तूने मुझे घायल करने की हिम्मत की, मैं तुझे मार डालूंगी। वह दहाड़ती है और अपनी पूरी डेमन पावर बाहर निकाल देती है। उसकी पीक डेमन मार्शल आभा तुरंत फूट पड़ती है और पूरे हॉल की डेमन एनर्जी उथल पुथल में आ जाती है। फर्श पर दरारें फैलने लगती है। सभी भाई बहनों में उसकी ताकत केवल मार्को से कम थी। बाकी सभी भाई बहन दिलचस्पी से ये दृश्य देख रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि गुस्से में पागल हुई वीरा सीजर को टुकड़े टुकड़े कर दे। उनकी नज़र में अभी जो उसने तलवार पकड़ी और वीरा को घायल किया था वह सिर्फ किसी खजाने की मदद से किया गया एक चालाक हमला था। उनके लिए यह असंभव था कि वह पीट डेमन मार्शल वीरा का मुकाबला कर सके। लेकिन सीजर अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। डिंग, होस्ट के लिए घातक खतरा पहचाना गया। प्राइमेवल डेमन किंग फिजिक का पैसिव सक्रिय। समान रियलम के हमलों से होने वाला डैमेज रिडक्शन बढ़कर 80% हुआ। डेमन पावर 3 गुना बढ़ाई गई। प्राइमेवल ब्लड लाइन सील की चौथी परत टूट चुकी है। वीरा की मुठ्ठियां दुनिया हिला देने वाली डेमन एनर्जी से लिपट जाती है और सीधे उसकी ओर गिरती हैं। उसने इसे एक पंच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वह साफ तौर पर उसे हमेशा के लिए मार देना चाहती थी। लेकिन सीजर नहीं बचता। वो भी अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है। अत्यधिक परिष्कृत प्राइमेवल डेमन एनर्जी उसकी मुट्ठी के चारों ओर काली शॉकवेव बना देती है। दोनों शक्तियां आमने सामने टकराती हैं। एक काली शॉकवेव चारों ओर विस्फोट करती है और पास की हर मेज और कुर्सी को धूल में बदल देती है। कई भाई बहन जो बहुत करीब खड़े थे धमाके की लहर से लड़खड़ाते हुए पीछे फेंक दिए जाते हैं। वीरा हवा में उछल जाती है और डाइनिंग हॉल की नेदररून दीवार से जोरदार टकराती है। उसके मुंह से काला डेमन खून बाहर निकलता है। उसके मुंह से काला डेमन खून बाहर निकलता है। उसके मुंह से काला डेमन खून बाहर निकलता है जो उसकी पोशाक के सामने वाले हिस्से को लाल कर देता है। उसकी दाहिनी बाह के हर डेमन चैनल पूरी तरह टूट जाते हैं। उसकी बाह खत्म हो चुकी थी। डिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक वीरा को दंडित किया। कोर डोमिनेंस स्थापित। रिवॉर्ड, कल्टीवेशन अपग्रेड होकर पीक डेमन मार्शल हो गई है। नई स्किल प्राप्त हुई। वाइड स्टेप, प्रोफिशिएंट लेवल। पूरा डाइनिंग हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। हर किसी की आंखें फैल जाती है जिस कचरे का वे अभी कुछ पल पहले मजाक उड़ा रहे थे। उसने एक ही पंच में पीक डेमन मार्शल वीरा को अपन बना दिया था। यह कैसे संभव था? यहाँ तक कि मेज के शीर्ष पर बैठा सेटन भी थोड़ा सीधा होकर बैठ जाता है। उसकी गहरी आंखों में कुछ चमकता है लेकिन किसी और की नज़र उस पर नहीं पड़ती। इससे पहले कि कोई सदमे से बाहर आ सके नेलिया अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। वो वीरा की सगी बहन थी और उसने भी कभी सीजर को बुली करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह अपनी कमर से चाबुक निकालती है और उसे सीजर की ओर तान देती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सीजर, तू बेकार कचरा, तूने वीरा को घायल करने की हिम्मत कैसे की? लगता है तू जीने से ऊब गया है। वो अपनी मिड टीयर डेमन मार्शल कल्टीवेशन सक्रिय करती है। संक्षारक डेमन एनर्जी उसके चाबुक को ढक लेती है और वह उसे सीधे सीजर के चेहरे की ओर मारती है। सीजर की आंखें ठंडी हो जाती है। अभी अभी प्राप्त वर्ड स्टेप तुरंत सक्रिय हो जाती है। अभी अभी प्राप्त वर्ड स्टेप तुरंत सक्रिय हो जाती है। उसकी आकृति झलमिलाती है और वो सीधे नेलिया के सामने प्रकट हो जाता है। वह हाथ बढ़ाकर चाबुक की नोक पकड़ लेता है। नेलिया का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह पूरी ताकत से उसे वापस खींचने की कोशिश करती है लेकिन चाबुक उसकी पकड़ में जरा भी नहीं हिलता। सीजर ठंडी हंसी हंसता है। क्या तुम्हें लगता था कि मुझे पता नहीं था कि इतने सालों से लिंगोरा तुम्हारे सहारे ही अकड़ रही थी? डेमन एनर्जी की एक लहर चाबुक के रास्ते उसके शरीर में दौड़ जाती है और टकराते ही उसका कोर चकनाचूर कर देती है। तुमने भी कई बार उसके साथ मिलकर मुझे बुली किया था। आज उस कर्ज का हिसाब भी चुकाया जाएगा। नेलिया दर्द से चीख उठती है। उसकी पूरी डेमन पावर ढह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मिड टीयर डेमन मार्शल कल्टीवेशन उसके एक ही वार को नहीं झेल पाई। डिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक नेलिया को दंडित किया। डिंग, इन्फॉर्मेटन का बेकर समाप्त। रिवॉर्ड, 500 डेमन कोर्स। वाइड स्टेप की प्रोफिशिएंसी बढ़ी। मार्को मेज पर जोर से हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें जहर और गुस्से से भरी हुई थी। वह सैटर्न का पहला बेटा था और हमेशा सबसे ज़्यादा प्रिय रहा था। वो हमेशा से सीजर को अपनी आंखों की किरकिरी समझता था और लंबे समय से उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। वो सीजर को घूरता है और दांत पीसते हुए कहता है, तू बेकार कचरा, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। वह एक क्रिस्टल वायल निकालता है जिसके अंदर वही अत्यधिक संकेंद्रित संक्षारक डेमन एसिड मौजूद था जिसे उसने कल सीजर पर इस्तेमाल किया था। यह एसिड इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी ठोस नेदररून फर्श पर गिर जाए तो वो तुरंत उसे पिघलाकर गहरा गड्ढा बना देती थी। आसपास बैठे भाई बहन डरकर पीछे हट जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं एसिड उन पर न छिटक जाए, लेकिन उनके चेहरे जल्दी ही फिर तमाशा देखने वालों जैसे हो जाते हैं। उनकी नज़र में भले ही सीजर वीरा और नेलिया को हरा चुका हो लेकिन वह इस भयानक एसिड का सामना नहीं कर सकता। मार्को वायल का ढक्कन खोलता है और पूरी बोतल का एसिड सीधे सीजर के चेहरे की ओर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही एसिड उसकी त्वचा को छूने वाला होता है
वह फिर से वॉइड स्टेप सक्रिय कर देता है। उसकी आकृति एक पल में गायब हो जाती है। मार्को प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता। तब तक सीजर उसके पीछे प्रकट हो चुका होता है। वह मार्को का जबड़ा पकड़ता है, जबरदस्ती उसका मुंह खोल देता है और बचा हुआ सारा एसिड उसके गले में उड़ेल देता है। अत्यधिक संकेंद्रित एसिड उसके गले से नीचे उतरता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को घोलता चला जाता है। कुछ ही सेकंड में मार्को जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर तड़पने लगता है और उसकी देह दिखाई देने वाली गति से गलने लगती है, जब तक कि उसके शरीर में जीवन का कोई निशान नहीं बचता। यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट एसेंस भी एसिड में पूरी तरह जलकर खत्म हो जाती है। डिंग। होस्ट ने सफलतापूर्वक मार्को को पलटवार में मार दिया। पहली किंसलिंग डोमिनेंस प्राप्त। रिवॉर्ड, एक डेमन ब्लेड। नई स्किल प्राप्त, इन्फर्नल स्काई ब्लेज, बिगिनर लेवल। प्राइमेवल ब्लड लाइन सील की 5वीं परत टूट चुकी है। कल्टीवेशन अपग्रेड होकर बिगिनर डेमन किंग रैंक पर पहुंच गई है। पूरा डाइनिंग हॉल अराजकता में फट पड़ता है। हर भाई बहन डर कर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को वे अपनी मर्जी से पीटते और अपमानित करते थे, जो कभी ऊंची आवाज में बोलने तक की हिम्मत नहीं करता था, उसने अब लगातार वीरा और नेलिया को अपंग बना दिया और अपने हाथों से मार्को को मार डाला। क्या ये सच में वही बेकार सीजर था जिसे वे 200 सालों से जानते थे? वे सिर से पैर तक कांपने लगते हैं और भागने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन तभी मुख्य सीट पर बैठा सैटर्न मेज पर जोर से हाथ मारता है। पूरा हॉल भूकंप की तरह कांप उठता है और पीक डेमन किंग का दबाव समुद्री ज्वार की तरह सीजर पर टूट पड़ता है। कमजोर भाई बहनों में से कई केवल इस दबाव से ही घुटनों पर गिर जाते हैं। उनके शरीर कांपने लगते हैं और वे अपना सिर तक नहीं उठा पाते। दुस्साहसी सैटर्न की आवाज़ असीम क्रोध से गूंजती है। तुझे मेरे सामने फैमिली बैंक्वेट में किसी को मारने की हिम्मत किसने दी? वे भयानक दबाव पूरी तरह सीजर पर केंद्रित हो जाता है। उसके शरीर की हर हड्डी चरमराने लगती है, लेकिन वो अपनी रीढ़ सीधी रखता है, सिर उठाकर सैटर्न की आंखों में देखता है और उसके चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं था। डेमन किंग परिवार का नियम है कि ताकतवर कमजोर को निगल जाता है। क्या यह वही नियम नहीं है जो आपने हमें बचपन से सिखाया? आपने महान डेमन किंग का सिंहासन पाने के लिए अपने ही 12 भाइयों को मारा जो मुझे मारना चाहता था। समस्या क्या है? ये शब्द सुनकर सैटर्न का चेहरा लोहे की तरह काला पड़ जाता है। काली डेमन एनर्जी उसके पीछे इकट्ठा होती है और एक विशाल एबिसल बैटल एक्स का रूप ले लेती है। तू सच में मेरा ही खून है। जब तू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को इतना अच्छी तरह समझता है तो मुझे देखने दे कि तू मेरा एक वार झेल सकता है या नहीं। अगर नहीं झेल पाया तो आज यही मार्को के साथ दफना दिया जाएगा। उसके शब्द पूरी तरह खत्म भी नहीं होते कि उसके हाथ की डेमन एनर्जी एक्स दुनिया को चीर देने वाली ताकत के साथ नीचे गिरती है, सीधे सीजर की ओर। उस हमले का दबाव आसपास की जगह को भी विकृत कर देता है। सीजर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी स्पिरिट एसेंस भी इस एक वार से 2 हिस्सों में बंट जाएगी। वो नई प्राप्त डेमन ब्लेड को कसकर पकड़ता है, प्राइमेवल डेमन किंग फिजिक सक्रिय करता है और अपनी प्राइमेवल डेमन एनर्जी को उसकी अंतिम सीमा तक पहुंचा देता है। डिंग। स्किल सक्रिय, इन्फर्नल स्काई ब्लेज। काली डेमन लपटे तुरंत डेमन बैन ब्लेड को घेर लेती है और हथियार की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। वो सीधे गिरती हुई एक्स की ओर दौड़ पड़ता है और अपनी पूरी ताकत से ब्लेड घुमा देता है। ब्लेड और एक्स आपस में टकराते हैं और एक काली शॉकवेव चारों ओर विस्फोट कर देती है। डाइनिंग हॉल की दीवारें ढह जाती है। पूरा विशाल हॉल हिंसक रूप से कांप उठता है। फर्श पर विशाल दरारें फैल जाती हैं। सीजर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। हालांकि उसके पैरों के नीचे मौजूद नेदररून फर्श में महीन दरारें फैल जाती हैं। दूसरी ओर सैटर्न उस टक्कर के झटके से पीछे धकेल दिया जाता है और खुद को संभालने से पहले पूरे 3 कदम पीछे जाता है। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा तक फट जाती है। पूरा डेमन किंग पैलेस मौत जैसे खामोशी में डूब जाता है। वहां मौजूद हर भाई बहन स्तब्ध खड़ा रह जाता है, यहाँ तक कि वे सांस लेना भी भूल जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सीजर ने महान डेमन किंग सैटर्न का पूर्ण शक्ति वाला वार झेल लिया और उल्टा सैटर्न को 3 कदम पीछे धकेल दिया। यह है डेमन रियल्म का सर्वोच्च शासक, पीक डेमन किंग रैंक का सैटर्न। पूरे डिवाइन डेमन कॉन्टिनेंट में 5 से भी कम ऐसे अस्तित्व है जो उसका एक वार झेल सकते हैं, और सीजर ने अभी वही कर दिखाया था। इस पल उस पर टिकने वाली हर नज़र में केवल सम्मान और विस्मय था। सैटर्न उसे घूरता है, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। फिर वह धीरे धीरे बोलता है, उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज जाती है। तुमने सच में रेडिएंट कर्स को तोड़कर अपनी ब्लड लाइन अवेकन कर ली। सीजर का मन झटके से हिल जाता है। रेडिएंट कर्स? वे क्या है? उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरती है और जैसे ही वो बोलने वाला होता है, दरवाजों के बाहर से एक बूढ़ी आवाज़ की गहरी और गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। हाँ हाँ हाँ, अब ये हुई न किसी डेमन उत्तराधिकारी वाली बात। सभी लोग आवाज़ की दिशा में मुड़ जाते हैं। उसके शरीर से डेमन एनर्जी का जरा सा भी रिसाव नहीं हो रहा था। फिर भी जैसे ही पीक डेमन किंग सैटर्न उसे देखता है, वह तुरंत अपना सारा दबाव वापस खींच लेता है और सम्मानपूर्वक झुक जाता है। ग्रैंड एल्डर को प्रणाम। सीजर तुरंत आई ऑफ रिवलेशन सक्रिय कर देता है। डिंग टारगेट की पहचान हुई। डेमन रेस के ग्रैंड एल्डर थॉर्न। कल्टीवेशन हाफ स्टेप डेमन गॉड। होस्ट के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं। योजना और होस्ट की उत्पत्ति से पूरी तरह परिचित। होली वुमन एलेन के सबसे विश्वसनीय सहयोगी। होली वुमन एलेन। सीजर के दिमाग में तूफान उठ खड़ा होता है। उसकी माँ को तो डिवाइन रेस की गद्दार माना जाता था,
फिर डेमन्स का ग्रैंड एल्डर उसे होली वुमन कैसे कह सकता है? ग्रैंड एल्डर थॉर्न सीधे सीजर के पास आता है, उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी आंखें छिपे बिना प्रशंसा और उत्साह से चमक रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। अविश्वसनीय, लड़के, तुमने सच में सील तोड़ दी और प्राइमेबल डेमन किंग ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया। 10,000 सालों से भी अधिक समय बाद हमारी डेमन रेस ने आखिरकार प्राइमेबल ब्लड लाइन का एक और उत्तराधिकारी पैदा किया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, पूरा हॉल हंगामे से भर उठता है। हर किसी की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। अब सीजर की ओर उठने वाली निगाहों में सिर्फ डर और सम्मान ही नहीं था, बल्कि गहरी श्रद्धा भी थी। प्राइमेबल ब्लड लाइन पूरी डेमन रेस की सबसे सर्वोच्च ब्लड लाइन मानी जाती थी। किवलदंती कहती है कि केवल वही व्यक्ति जो प्राइमेबल ब्लड लाइन को वेकन करे डेमन रेस को फिर से गौरव दिला सकता है, और यहाँ तक कि डिवाइन तथा डेमन दोनों रेल्स को एकजुट भी कर सकता है। यहाँ तक कि सैटर्न भी जटिल भावों के साथ सीजर को देखता है और बुदबुदाता है, एलन सही थी, तुम सच में प्राइमेबल ब्लड लाइन के उत्तराधिकारी हो। ग्रैंड एल्डर ठंडी हंसी उड़ाता है, फिर सैटर्न की ओर मुड़ता है। उसकी आवाज़ में स्पष्ट असंतोष था। सैटर्न, तुम महान डेमन किंग हो, फिर भी 200 साल तक इस नाटक में शामिल रहे, अपने ही बेटे को 2 सदियों तक अपमानित होते देखते रहे। अगर वो पर्याप्त मजबूत न होता और योजना के अनुसार सील न तोड़ पाता, तो तुम्हारी तथाकथित सुरक्षा के बीच वे बहुत पहले मर चुका होता। जो कुछ तुमने किया है, उसके बाद क्या तुम होली वुमन एलन का सामना कर सकते हो? सैटर्न बिना कोई विरोध किए अपना सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में केवल अपराध बोध की एक झलक दिखाई देती है। तभी यह बात बिजली की तरह सीजर के दिमाग में गिरती है और उसे वही जड़ कर देती है। नाटक, सुरक्षा, 200 सालों की ठंडी बेरुखी, कल उसकी हर हड्डी तोड़ देने वाला हमला, क्या यह सब एक अभिनय था? ग्रैंड एल्डर फिर सीजर की ओर मुड़ता है। मेरे साथ चलो लड़के, मैं तुम्हें डेमन सील डोमेन ले जाऊंगा, जहां तुम्हारी पूरी प्राइमेबल ब्लड लाइन अवेकन की जाएगी। तुम्हारी माँ को डर था कि अगर तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत जल्दी जाग गई तो डिवाइन रेस तुम्हें निशाना बनाएगी और तुम्हारे लिए मृत्यु का फरमान जारी कर देगी। इसलिए उसने अपने दर्द की परवाह किए बिना तुम्हारी ब्लड लाइन सील कर दी और तुम्हें 200 सालों का कष्ट सहने पर मजबूर किया। उसने तुम्हारे लिए जो कुछ किया, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। ये शब्द सुनकर सीजर का पूरा शरीर कांप उठता है। ये वही सवाल था जो असली होस्ट की यादों के साथ जुड़ने के बाद से उसके दिल में दबा हुआ था। असली सीजर ने अपनी आखिरी सांस तक यही विश्वास किया था कि जब वो केवल 5 साल का था, तब उसकी माँ ने उसे मारने की नीयत से शुरा घोंपा था। लेकिन इन 200 सालों में जब भी वह मौत के कगार पर पहुंचा, उसके शरीर के भीतर से एक गर्म शक्ति निकलती थी और उसे वापस जीवन की ओर खींच लाती थी। सचमुच इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसे वो कभी नहीं जान पाया। ग्रैंड एल्डर सीजर को डाइनिंग हॉल से बाहर ले जाता है। बाहर 4 एबिसल डार्क ड्रैगन्स द्वारा खींचा जाने वाला एक नेदर बोनवॉर चैरियट पहले से इंतजार कर रहा था। हर एबिसल डार्क ड्रैगन के पास बिगिनर डेमन किंग स्तर की कल्टीवेशन थी। पूरे डेमन रियल में ऐसा प्रदर्शन केवल ग्रैंड एल्डर ही कर सकता था। वे दोनों चैरियट में सवार हो जाते हैं। चारों डेमन ड्रैगन्स कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाते हैं, आसमान में उड़ान भरते हैं और डेमन सील्ड डोमेन की ओर बढ़ जाते हैं। चैरियट के भीतर अब केवल सीजर और ग्रैंड एल्डर थॉर्न मौजूद थे। थॉर्न उसे देखता है, धीरे से सांस छोड़ता है और बोलना शुरू करता है। लड़के, क्या तुम हमेशा से ये सोचते रहे हो कि उस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने ही हाथों से क्यों छुरा घोंपा था? सीजर सिर हिलाता है। उसकी आंखों में उत्तर खोजने की तीव्र इच्छा थी। यह वही गांठ थी जिसे असली होस्ट 200 सालों में भी नहीं खोल पाया था। यहाँ तक कि एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के बावजूद उन 200 सालों की यादों के कारण सीजर के मन में अपनी माँ के प्रति बेहद जटिल भावनाएं थी। उस माँ के प्रति जो अब केवल उसकी यादों में ही मौजूद थी। तुम्हारी माँ होली वुमन एलेन डिवाइन रेस की 1000 सालों में एक बार प्रकट होने वाली होली वुमन ऑफ लाइट थी। वह गॉड ऑफ ओरिजिन्स की प्रत्यक्ष वंशज थी। उन्हें पॉन्टिफ के आदेश पर डेमन रियल में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था। ग्रैंड एल्डर की आवाज़ शांत थी। उनका मिशन था सैटर्न की हत्या करना, डेमन रियल की मुख्य शक्ति को नष्ट करना और डिवाइन रेस के लिए रास्ता साफ करना, ताकि वे एक ही वार में डेमन्स को कुचलकर पूरी सृष्टि को एकजुट कर सके। लेकिन जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी वह यह था कि उन्हें सैटर्न से प्रेम हो जाएगा और फिर तुम्हारा जन्म होगा। सीजर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वह कल्पना कर सकता था कि एलन कितनी असंभव परिस्थिति में फंस गई थी। एक तरफ वो डिवाइन रेस थी जिसने उन्हें पाला था और अपनी सारी उम्मीदें उन पर टिका रखी थी, और दूसरी तरफ वह आदमी था जिससे वो पूरे दिल से प्रेम करती थी, और उनका नवजात बच्चा। डिवाइन रेस को जल्द ही उनके विश्वासघात का पता चल गया। पॉन्टिफ ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए मृत्यु का आदेश जारी कर दिया। ग्रैंड एल्डर की आंखों में गुस्से की चमक उभरती है। पॉन्टिफ ने उन्हें आदेश दिया था कि वे तुम्हारे भीतर रेडिएंट कर्स स्थापित करें। जैसे ही तुम बड़े होते, वह कर्स पूरी तरह विस्फोट कर जाता और पूरे डेमन रियलम को जली हुई बंजर भूमि में बदल देता। अगर वो मना कर देती तो डिवाइन रेस तुरंत उनके शरीर पर लगी रेस्ट्रिक्शन सक्रिय कर देती, जिससे वो और उनका नवजात बच्चा दोनों मर जाते, और इसके साथ ही डिवाइन तथा डेमन रेस के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ जाता, जिससे अनगिनत जिंदगियां तबाह हो जाती। और उस समय जो डैगर उन्होंने तुम पर इस्तेमाल किया था वह तुम्हें मारने के लिए नहीं था, वह तुम्हें बचाने के लिए था। ग्रैंड एल्डर की आंखों में गहरा सम्मान चमक उठता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की डिवाइन लाइट पावर उसे एक वार में समाहित कर दी, ताकि तुम्हारे भीतर मौजूद रेडिएंट कर्स को सील कर सके।
और साथ ही अस्थायी रूप से तुम्हारी प्राइमेवल डेमन किंग ब्लड लाइन को भी सील कर दे। उन्हें पता था कि अगर तुम्हारी प्राइमेवल ब्लड लाइन बहुत जल्दी जाग गई तो पोंटिफ तुम्हें मजबूत बनने से पहले मारने के लिए हर सीमा पार कर देगा। तुम्हें वो वार करने के बाद उन्होंने अपनी स्पिरिट एसेंस का 99% बलिदान कर दिया ताकि पोंटिफ द्वारा उन पर लगाई गई रेस्ट्रिक्शन को पूरी तरह निष्क्रिय कर सके। उन्होंने अपने लगभग पूर्ण विनाश के बदले तुम्हें सुरक्षित रूप से बड़ा होने का मौका दिया। उन्होंने दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई है, सिर्फ इसलिए ताकि डिवाइन रेस को संदेह ना हो कि उन्होंने कर्स को पहले ही तोड़ दिया है। उनकी कोर स्पिरिट एसेंस का अंतिम अंश अब भी तुम्हारी कोर ओरिजिन सील के भीतर सीलबंद है। इन 200 सालों में जब भी तुम मौत के करीब पहुंचे तब उनकी स्पिरिट एसेंस ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी रक्षा की। केवल कैथेड्रल ऑफ रेडियंस को पूरी तरह नष्ट करके, पोंटिफ का वध करके और सभी डिवाइन रेस्ट्रिक्शंस को तोड़कर ही उनके स्पिरिट एसेंस को फिर से जगाया जा सकता है और तुम्हारी संयुक्त डिवाइन तथा डेमन पावर के माध्यम से उनके डिवाइन शरीर को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। सीजर का पूरा शरीर कांप उठता है। असली होस्ट अपनी मृत्यु तक यही मानता रहा था कि उसकी माँ उससे प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उसे एक वार के पीछे एक माँ की अपने बच्चे को दी गई अंतिम सुरक्षा छिपी हुई थी। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ उसके लिए जीवित रहने का रास्ता बनाने के लिए, और 200 सालों तक उसकी रक्षा करती रही डिंग होस्ट ने अपनी माँ के अतीत की पूरी सच्चाई जान ली है। हिडन मैन क्वेस्ट सक्रिय। मदर का बदला लो। उद्देश्य डिवाइन रेस के कैथेड्रल ऑफ रेडियंस को नष्ट करो, डिवाइन रेस के पोंटिफ का वध करो, सभी डिवाइन रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ो। क्वेस्ट रिवॉर्ड, माँ की स्पिरिट एसेंस सील अनलॉक होगी, उनके डिवाइन शरीर की पुनर्स्थापना में सहायता मिलेगी और हाई टियर डेमन गॉड रैंक तक ब्रेक थ्रू प्राप्त होगा। सीजर सिर उठाता है और डिवाइन रियलम की दिशा में देखता है। उसकी आंखें पल भर में इस्पात जैसी कठोर हो जाती है। उसके आसपास की डेमन एनर्जी उफने लगती है। डिवाइन रेस, कैथेड्रल ऑफ रेडियंस, पोंटिफ, इस खून के कर्ज का पूरा हिसाब लिया जाएगा, वो भी ब्याज समेत। ग्रैंड एल्डर उसे देखता है और संतोष के साथ सिर हिलाता है। तुम्हारी माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लेकिन अभी तुम पोंटिफ का मुकाबला नहीं कर सकते। कैथेड्रल ऑफ रेडियंस का पोंटिफ पहले ही हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन कल्टीवेशन तक पहुंच चुका है। उसके चार्ल्स रेडियंट नाइट्स में से हर एक डेमन गॉड स्तर का पावर हाउस है, और यह तो छोड़ ही दो कि कैथेड्रल ऑफ रेडियंस के अधीन एक विशाल डिवाइन सेना है। साथ ही प्राचीन काल से चली आ रही डिवाइन बैटल फॉर्मेशंस भी है। केवल तब जब तुम पूर्ण प्राइमेवल ब्लड लाइन को अवेकन कर लोगे और डेमन रेस की संपूर्ण इनहेरिटेंस प्राप्त कर लोगे, तभी तुम्हारे पास डिवाइन रेस के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति होगी। जब वो ये कह रहा था, नेदरबोर्न वॉर चैरियट पहले ही डेमन सील डोमेन के ऊपर पहुंच चुकी थी। यह पूरी डेमन रेस की सबसे पवित्र भूमि थी। ग्रैंड एल्डर और प्रत्येक पीढ़ी के महान डेमन किंग्स के अलावा किसी को भी यहाँ कदम रखने की अनुमति नहीं थी। चैरियट धीरे धीरे नीचे उतरती है। ग्रैंड एल्डर सीजर को वेदी तक ले जाता है। उसकी आवाज़ बेहद गंभीर थी। बहुत समय पहले हमारे पूर्वज प्राइमेवल डेमन लॉर्ड ने यही डिवाइन सॉवरेन रैंक में ब्रेक थ्रू किया था। उन्होंने पूरे डेमन रियल्म को एकजुट किया और डिवाइन रेस के गॉड ऑफ ओरिजिन्स के बराबर खड़े हुए। आज तुम यहीं अपने पूर्वजों के इनहेरिटेंस को अवेकन करोगे और पूर्ण प्राइमेवल ब्लड लाइन को अनलॉक करोगे। सीजर अपने सामने मौजूद विशाल वेदी को देखता है। उसे अपने खून की गहराइयों से उठती एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि महसूस होती है और उसके शरीर की हर रक्त बूंद उसके नियंत्रण से बाहर उबलने लगती है। ग्रैंड एल्डर अपना हाथ उठाता है और कई जटिल प्राचीन नेदर रून्स बनाकर उन्हें वेदी में प्रवाहित कर देता है। पूरी वेदी एक पल में प्रज्वलित हो उठती है। काली डेमन एनर्जी आसमान की ओर फूट पड़ती है और डेमन एनर्जी का एक विशाल भंवर बनाती है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ देता है। उसी क्षण पूरे डेमन रियलम का हर डेमन अपनी ब्लड लाइन की गहराइयों में एक कंपन महसूस करता है और अनायास ही सील डोमेन की दिशा में झुक जाता है। आगे बढ़ो। ग्रैंड एल्डर सीजर की ओर देखता है। उसकी आवाज़ गंभीर थी। वेदी के केंद्र में खड़े हो जाओ और अपनी कोर ओरिजिन ब्लड का उपयोग करके पूर्वजों की इनहेरिटेंस को जगाओ। याद रखना, अंदर चाहे कुछ भी हो, खुद को कभी मत भूलना। सीजर बिना एक पल की हिचकिचाहट के वेदी के केंद्र पर छलांग लगा देता है। वो डेमन बेन ब्लेड से अपनी उंगली काटता है और सुनहरी चमक से दमकती कोर ओरिजिन ब्लड की एक बूंद वेदी के केंद्र में मौजूद नेदर रून पर गिरती है। जैसे ही वह रक्त बूंद गिरती है, पूरी वेदी चकाचौंध कर देने वाली काली सुनहरी रोशनी में फट पड़ती है। अनगिनत प्राचीन नेदर रून्स एक साथ सक्रिय हो जाते हैं और उसके पैरों के तलवों से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसकी विशालता की कल्पना भी नहीं की जा सकती एक पल में उसके पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। उसकी हड्डियाँ, उसकी एनर्जी चैनल्स, उसका मांस, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट एसेंस भी लगातार प्राइमेवल डेमन एनर्जी द्वारा धोई, पुनर्गठित और मजबूत की जा रही थी। उसी क्षण उसकी कल्टीवेशन पागलों की तरह बढ़ने लगती है। बिगिनर डेमन किंग, मिड टियर डेमन किंग, हाई टियर डेमन किंग, हाफ स्टेप डेमन गॉड, बिगिनर डेमन गॉड, मिड टियर डेमन गॉड, हाई टियर डेमन गॉड। केवल हाई टियर डेमन गॉड तक पहुंचने के बाद ही यह उछाल धीरे धीरे रुकता है और उसी समय उसकी चेतना एक असीम अंधकार में शून्य में खींच जाती है। अंधकार के सबसे दूर छोर पर एक असंभव रूप से विशाल काली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ती है। उसके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट नहीं थी। उसके चारों ओर अंतहीन डेमन एनर्जी घूम रही थी। सिर्फ वहां खड़े होकर ही वे पूरे डेमन रियल्म का भार उठाए हुए प्रतीत होता था। सीजर तुरंत समझ जाता है, यह डेमन रेस का पूर्वज है। आखिरकार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी शेष आत्मा
प्राइमेवल डेमन लॉर्ड की आवाज़ पूरे स्थान में गूंजती है। उसमें कोई दबाव नहीं था, केवल राहत की हल्की सी भावना थी। 10,000 साल पहले मैं और गॉड ऑफ ओरिजिन्स ने मिलकर माइरियड रेल्म्स के बाहर से आने वाली वाइड एबिस फोर्सेस के विरुद्ध युद्ध किया था। हम दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरी स्पिरिट एसेंस टूटकर माइरियड रियल्स में बिखर गई, जबकि गॉड ऑफ ओरिजिन्स गहरी नींद में चले गए। वह पॉन्टिफ, वह दयनीय मस्खरा, सिर्फ गॉड ऑफ ओरिजिन्स की नींद का फ़ायदा उठाकर डिवाइन रेस पर कब्जा करने में सफल हुआ और दोनों रियल्स पर शासन करने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने लगा। रेडिएंट कर्स कभी भी पॉन्टिफ की रचना नहीं थी। यह वाइड एबिस फोर्सेस द्वारा छोड़ा गया एक सुरक्षा उपाय था, जिसका उद्देश्य मेरे भविष्य के उत्तराधिकारी को दबाना था। केवल तब जब मेरी कोर रिमेनेंट सोल गॉड ऑफ ओरिजिन्स की प्रत्यक्ष ब्लड लाइन के साथ मिल जाएगी, यानी तुम्हारे और एलन के रक्त का संगम, तभी यह कर्स पूरी तरह टूटेगा और पूर्ण इनहेरिटेंस जागृत होगी। एलन की रिवेलेशन ऑफ डेस्टिनी ने भविष्य नहीं देखा था। उसने उस समझौते को देखा था जो बहुत पहले मैंने और गॉड ऑफ ओरिजिन्स ने किया था। तुम्हारे लिए एलन ने जो कुछ किया वो सब उसी योजना का हिस्सा था। ये कहते हुए प्राइमेवल डेमन लॉर्ड अपनी एक उंगली उठाता है और काली सुनहरी रोशनी की एक किरण सीजर के माथे के बीचों बीच प्रवेश कर जाती है। जानकारी की अनगिनत धाराएं सुनामी की तरह उसके दिमाग में उमड़ पड़ती है। प्राचीन कल्टिवेशन तकनीकें, युद्ध कलाएं, रेस्ट्रिक्शंस, बैटल फॉर्मेशंस, साथ ही 10,000 साल पहले वॉइड एबिस फोर्सेस के विरुद्ध हुए महान युद्ध की यादें और प्राइमेवल डेमन लॉर्ड के पूरे जीवन की कल्टिवेशन समझ। ये प्राइमेवल डेमन लॉर्ड की संपूर्ण इनहेरिटेंस थी। याद रखना, तुम्हारी यात्रा केवल डिवाइन और डेमन रियल्म्स तक सीमित नहीं है। प्राइमेवल डेमन लॉर्ड की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती जाती है। वॉइड एबिस फोर्सेस फिर से उतरेंगी और माइरियड रियल्म्स का हर संसार संकट में डूब जाएगा। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना होगा। सभी रियल्म्स की शक्तियों को एकजुट करना होगा और इस दुनिया की रक्षा करनी होगी। मेरे उत्तराधिकारी, जाओ और उस मिशन को पूरा करो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले ही पल अंधकार में शून्य टूटकर बिखर जाता है और उसकी चेतना फिर से वेदी पर लौट आती है। उसके चारों ओर घूम रही डेमन एनर्जी तुरंत वापस उसके शरीर में समा जाती है। पूरे डेमन रियल्म का हर डेमन अपनी ब्लड लाइन की गहराइयों से उठता ये सर्वोच्च दबाव महसूस करता है और एक एक करके घुटनों पर गिर जाता है। वे श्रद्धा से डेमन सील डोमेन की दिशा में झुक जाते हैं, यहाँ तक कि डेमन किंग पैलेस में मौजूद सैटन भी अनायास अपनी कमर झुका देता है। वह सील डोमेन की दिशा में देखता है। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसे पता था कि इस क्षण के बाद डेमन रियलम कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। डिंग बधाई हो होस्ट। पूर्ण प्राइमेबल ब्लड लाइन सफलतापूर्वक अवेकन हो चुकी है। नई स्किल प्राप्त, कन्वर्जेंस ऑफ 10,000 डेमन्स। सीजर एक छलांग में वेदी से नीचे उतर जाता है। ग्रैंड एल्डर उसे देखता है। उसकी भावनाएं इतनी उमड़ पड़ती है कि उसके बूढ़े चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वह जोरदार धड़ाम के साथ घुटनों पर गिर जाता है और पूरी डेमन जाति के सबसे उच्च पूजा अनुष्ठान का पालन करता है। डेमन रेस का ग्रैंड एल्डर मोलिन यंग लॉर्ड का स्वागत करता है। डेमन रेस का ग्रैंड एल्डर मोलिन यंग लॉर्ड का स्वागत करता है। डेमन रेस का ग्रैंड एल्डर मोलिन यंग लॉर्ड का स्वागत करता है। डेमन रेस का ग्रैंड एल्डर मोलिनियन लॉर्ड का स्वागत करता है। प्राइमेवल एंसेस्टर, आपका पुनः स्वागत है। सीजर अपना हाथ उठाता है और डेमोनिक एनर्जी की एक कोमल लहर ग्रैंड एल्डर को वापस खड़ा कर देती है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक निर्विवाद अधिकार मौजूद था। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। ग्रैंड एल्डर, आज से मैं डेमन रेस को फिर से उसके शिखर पर ले जाऊंगा और 10,000 पीढ़ियों तक हमारी जाति की रक्षा करूंगा। उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम की चेतावनी गूंज उठती है। डिंग। चेतावनी, चेतावनी। डेमन रियल्म की सीमा पर एक विशाल डिवाइन सेना के आक्रमण का पता चला है। दैले रेडिएंट नाइट्स इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा की 3 रक्षा रेखाएं पहले ही गिर चुकी हैं। लक्ष्य डेमन सील डोमेन। दुश्मन ने सभी सीमा चेतावनी प्रणालियों को ब्लॉक करने के लिए होली लाइट का उपयोग किया है। प्राइमेवल ब्लड लाइन के जागरण को महसूस करने के बाद डिवाइन डेमन को एग्जिस्टेंस सील ध्वस्त हो चुकी है। उनका उद्देश्य है होस्ट के पूर्ण रूप से विरासत प्राप्त शक्ति में महारत हासिल करने से पहले हमला करना और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना। सीजर की निगाहें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। डिवाइन रेस, बेहतरीन समय पर आए हो। मैं तो खुद हिसाब चुकाने आने वाला था और तुम खुद मेरे दरवाजे पर चले आए। ग्रैंड एल्डर का चेहरा बदल जाता है। उसकी आभा पूरी शक्ति के साथ फूट पड़ती है। यह पूरा हुआ। डिवाइन रेस ने अवश्य ही प्राइमेवल ब्लड लाइन के जागरण और सील के टूटने को महसूस कर लिया होगा, इसीलिए उन्होंने पूर्ण आक्रमण करने की हिम्मत की है। यंग लॉर्ड, हमें तुरंत डेमन किंग पैलेस लौटकर सेना को इकट्ठा करना होगा। सीजर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरती है। वो लापरवाही से हाथ हिलाता है। जरूरत नहीं। सिर्फ 12 रेडिएंट नाइट्स और कुछ मिलियन डिवाइन सैनिक इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं पीछे हटूं। चूंकि वे यहाँ आ गए हैं तो उन्हें वापस जाने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही सीजर एक चमक के साथ गायब हो जाता है और अगले ही पल सील डोमेन के ऊपर आकाश में प्रकट हो जाता है। उसकी नज़र डेमन रियल्म की सीमा की दिशा में टिक जाती है, जहां अनगिनत सुनहरी होली लाइट की धाराएं अंधाधुंध गति से आगे बढ़ रही थी। मानो सुनहरी ज्वार की लहर सब कुछ निगलने आ रही हो। सबसे आगे चारल आकृतियां थी, हर एक से डेमन गॉड स्तर का भयानक दबाव निकल रहा था। वे डिवाइन रेस के चारल रेडिएंट नाइट्स थे। उनके पीछे लाखों डिवाइन सैनिक आगे बढ़ रहे थे, आसमान और धरती दोनों को ढकते हुए।
क्षितिज से भी आगे तक फैली सुनहरी होली लाइट ने आधे आकाश को स्वर्णिम बना दिया था। डेमन सीमा की सेना पहले ही पूरी तरह पीछे हट रही थी। तीनों रक्षा रेखाएं नष्ट हो चुकी थी। अनगिनत डेमन सैनिक होली लाइट के नीचे मारे जा चुके थे। उनकी चीखें स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज रही थी। सीजर की आंखें ठंडी थीं। उसके शरीर के चारों ओर प्राइमेवल डेमोनिक एनर्जी उग्र रूप से उफने लगती है। डिंग, स्किल सक्रिय, कन्वर्जेंस ऑफ 10,000 डेमन्स। केवल एक विचार के साथ पूरे डेमन रियल्म की हर बूंद डेमोनिक एनर्जी उसके आदेश का पालन करती है और उन्माद की तरह उसकी ओर उमड़ पड़ती है। आकाश एक पल में अंधकारमय हो जाता है। असीमित काले डेमोनिक बादल सूर्य को ढक लेते हैं और उन बादलों के भीतर अनगिनत स्पेक्ट्रल डेमन आकृतियां प्रकट होती हैं जो श्रद्धा से सीजर की ओर झुक जाती है। पूरा संसार उसकी प्राइमेवल ब्लड लाइन के सर्वोच्च दबाव से भर जाता है। आक्रमण करती डिवाइन सेना तुरंत इस भयावह दबाव को महसूस कर लेती है। एक एक करके उनके चेहरे बदल जाते हैं। वे अपनी जगह पर रुक जाते हैं। हर चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। रेडिएंट नाइट्स का कप्तान अपनी रेडिएंट होली स्वॉर्ड कसकर पकड़ लेता है। वह सिर से पैर तक सुनहरे कवच में ढका हुआ था और जोर से गरजता है, कौन सा डेमन कचरा यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहा है? सामने आकर अपनी मौत का सामना करो, वरना मैं यही तुम्हारी स्पिरिट एसेंस मिटा दूंगा। सीजर एक चमक के साथ गायब होता है और अगले ही पल डिवाइन सेना के ऊपर प्रकट हो जाता है। वो हड्डियां जमा देने वाली ठंडक से उन्हें नीचे देखता है। उसकी आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठती है। वह व्यक्ति जो तुम सबको मारने वाला है, 4 रेडिएंट नाइट्स उसे देखते हैं और एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर तिरस्कार भरी मुस्कानें उनके चेहरों पर फैल जाती हैं। कप्तान उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उपहास करता है, मुझे लगा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक बच्चा निकला। तुम्हारी उम्र 200 साल से भी ज़्यादा नहीं लगती। अगर तुमने गर्भ से ही कल्टीवेशन शुरू कर दी होती तो भी कितने शक्तिशाली हो सकते थे, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत रखते हो। लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। उसके पीछे खड़े डिवाइन सैनिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या डेमन रेस के सारे योद्धा खत्म हो गए? उन्होंने मरने के लिए एक बच्चे को भेज दिया। भागकर अपनी माँ की गोद में लौट जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी हड्डियां तक न बचे। इतनी उम्र में भले ही उसके पास थोड़ी बहुत ब्लड लाइन पावर हो, वो कितना शक्तिशाली हो सकता है? कप्तान उसे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट सकता है। सीजर के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरती है। उसकी आवाज़ शांत थी। कल भी बहुत से लोगों ने बिल्कुल यही बात कही थी। क्या तुम जानते हो उनके साथ क्या हुआ? कप्तान ठंडी आवाज़ में पूछता है। क्या हुआ? सीजर की निगाहें तेज हो जाती है। उसके शरीर से डेमोनिक एनर्जी विस्फोट कर उठती है। वे सब मर चुके हैं। उसके शब्द पूरी तरह समाप्त भी नहीं होते कि वह इन्फर्नल स्काई ब्लेज सक्रिय कर देता है। असीमित काली प्राइमेबल डेमन फ्लेम्स एक पल में आसमान से बरस पड़ती है और ज्वार की लहर की तरह डिवाइन सेना पर टूट पड़ती है। ये प्राइमेबल डेमन फ्लेम्स थी, अस्तित्व की सबसे प्रभुत्वशाली अग्नि। कुछ भी इनके सामने जीवित नहीं रह सकता, कुछ भी इनका सामना नहीं कर सकता। ये डिवाइन होली लाइट की परम शत्रु थी। जहाँ जहाँ ये लपटे गुजरती है, वहाँ सुनहरी होली लाइट निगल ली जाती है और पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अनगिनत डिवाइन सैनिकों को चीखने तक का समय नहीं मिलता। वे अपनी स्पिरिट एसेंस सहित राख में बदल जाते हैं। केवल एक ही पल में लाखों नहीं तो सैकड़ों हजारों डिवाइन सैनिक बिना कोई निशान छोड़े धूल में बदल जाते हैं। पूरी डिवाइन सेना अराजकता में डूब जाती है। सैनिक भयभीत होकर भागने लगते हैं। उनके फॉर्मेशन एक पल में टूट जाती है। ताले रेडिएंट नाइट्स के चेहरे बुरी तरह बदल जाते हैं। उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं और उनकी आंखों में क्रोध जलने लगता है 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 और उनकी आंखों में क्रोध जलने लगता है। तुम्हारा जीवन अब समाप्त है। कप्तान गुस्से से दहाड़ता है और सबसे पहले अपनी रेडिएंट होली स्वॉर्ड बुला लेता है। बाकी 11 रेडिएंट नाइट्स भी एक साथ अपने रेडिएंट होली वेपन्स बुला लेते हैं और सीजर की ओर झपट पड़ते हैं। दाले डेमन गॉड स्तर के योद्धा एक साथ हमला करते हैं। सुनहरी होली लाइट आपस में मिल जाती है और एक विशाल 12 स्टार होली स्वॉर्ड का रूप ले लेती है। उसमें स्वर्ग को चीर देने और पृथ्वी को तोड़ देने वाली शक्ति भरी हुई थी और वो सीधे सीजर पर गिरती है। ये उनकी अंतिम किलिंग फॉर्मेशन थी, तालेव स्टार डिवाइन फॉर्मेशन। यहाँ तक कि हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन भी इसे सीधे झेलने की हिम्मत नहीं करता। सीजर डेमन बेन ब्लेड को कसकर पकड़ता है। अपने शरीर की हर बूंद प्राइमेवल डेमोनिक एनर्जी को सक्रिय करता है, साथ ही प्राइमेवल डेमन लॉर्ड की विरासत की शक्ति भी, और पूरी ताकत से एक विनाशकारी वार करता है। डिंग प्राइमेवल डेमन लॉर्ड लेगेसी स्किल सक्रिय, प्राइमेवल रैंड। काली सुनहरी ब्लेड लाइट की एक रेखा एक पल में आसमान को चीर देती है, मानो वे स्वयं अंतरिक्ष को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हो, और सीधे सुनहरी 4 स्टार होली स्वॉर्ड से टकरा जाती है। बूम! एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता है। पूरा डेमन रियल्म बॉर्डर हिंसक रूप से कांप उठता है। सुनहरी होली स्वॉर्ड ब्लेड लाइट के सामने टुकड़ों में बिखर जाती है। सभी चर्ल्स रेडिएंट नाइट्स मुंह भरकर सुनहरा खून उबलते हैं और टूटी हुई पतंगों की तरह पीछे उड़ जाते हैं। वे जोर से जमीन पर गिरते हैं। उनके सभी रेडिएंट होली वेपन्स पर घनी दरारें फैल चुकी थी। हर एक गंभीर रूप से घायल था। अब वे सीजर को अविश्वास और भय से देख रहे थे। यह कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? तुम आखिर हो कौन? कप्तान अपनी छाती पकड़कर भय से चीखता है। सीजर धीरे धीरे उनके सामने उतरता है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी आवाज़ अनंत खतरे से भरी हुई थी। मैं सीजर हूँ, होली मेडन एलन, जिसे तुम लोगों ने सालों पहले मार डाला था। वो मेरी माँ थी।
जारदो रेडियंट नाइट्स की पुतलियां तुरंत सिकुड़ जाती है। उनके चेहरों पर सदमा और अविश्वास भर जाता है। तुम उस गद्दार की औलाद हो। उस समय पॉन्टिफ की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, लेकिन आज तुम खुद हमारे हाथों में आ गए हो। जिंदा लौटने की उम्मीद मत रखना। कप्तान का चेहरा क्रूरता से विकृत हो जाता है। वह जबरदस्ती अपने पैरों पर खड़ा होता 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 है और अपनी डिवाइन कोर को प्रज्वलित कर देता है। उसकी आभा एक पल में आसमान छूने लगती है और सीधे हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन तक पहुंच जाती है। बाकी 11 रेडियंट नाइट्स भी एक साथ अपनी डिवाइन कोर्स चला देते हैं और अपनी सारी शक्ति कप्तान के शरीर में डाल देते हैं। एक ही पल में कप्तान की आभा अर्ली स्टेज डिवाइन सॉवरेन तक पहुंच जाती है, यहाँ तक कि उसके दबाव से आसपास का अंतरिक्ष भी विकृत होने लगता है। वह अपनी टूटी हुई रेडियंट होली स्वॉर्ड पकड़ता है और आत्मघाती हमले की तरह सीजर की ओर दौड़ पड़ता है। वो पागलों की तरह चीखता है, मर जा लड़के, चाहे मुझे मरना पड़े, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। डिंग। गॉड स्लेइंग ट्रिगर का पता चला। सिस्टम रिवॉर्ड गॉड स्लेइंग फोर्स सक्रिय। सभी डिवाइन टारगेट्स के विरुद्ध डैमेज 100 गुना बढ़ाया गया। डिवाइन डेमन यूनिटी पैसिव सक्रिय। डिवाइन और डेमोनिक शक्तियां पूरी तरह एकीकृत। कल्टीवेशन अस्थायी रूप से अर्ली स्टेज डिवाइन सॉवरेन तक ब्रेक थ्रू करती है। पहले कभी न महसूस की गई शक्ति की लहर सीजर के पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वह हाथ उठाता है और आने वाली रेडियंट होली स्वॉर्ड को नंगे हाथों से पकड़ लेता है। उसकी बेहद तेज नोक उसकी छाती से टकराती है, उसके दिल से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर। लेकिन कप्तान चाहे जितनी शक्ति लगा ले, होली स्वॉर्ड एक रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ती। मानो उसके सामने कोई अचल पर्वत खड़ा हो। कप्तान के चेहरे पर पूर्ण अविश्वास छा जाता है। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आती है। वह चीख पड़ता है, असंभव, मेरे पास डिवाइन सॉवरेन स्तर की शक्ति है, फिर भी मैं तुम्हें खरोंच तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहा? यह संभव नहीं है। सीजर के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरती है। वह अपनी पकड़ थोड़ा सा कसता है। क्रैक रेडियंट होली स्वाड उसके हाथ में चूर चूर हो जाती है। फिर वो केवल एक मुक्का मारता है जो सीधे कप्तान की छाती पर जा लगता है। बूम। उस एक ही वार से कप्तान का डिवाइन शरीर विस्फोट होकर बिखर जाता है, यहाँ तक कि उसकी जलती हुई डिवाइन कोर भी सीजर की पकड़ में चकनाचूर हो जाती है और उसकी स्पिरिट एसेंस का एक भी अंश बचकर नहीं निकल पाता। डिंग। होस्ट ने सफलतापूर्वक डिवाइन सॉवरेन स्तर के टारगेट का वध कर दिया। रिवॉर्ड कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू होकर हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन तक पहुंच गई। रिवॉर्ड स्किल डिवाइन डेमन यूनिटी पूर्णता स्तर पर पहुंच गई। बाकी बचे 11 रेडियंट नाइट्स अपने कप्तान को एक ही मुक्के में नष्ट होते देखते हैं। उनकी आत्माएं लगभग शरीर छोड़ने लगती हैं। वे मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके बच निकलने की कोई संभावना नहीं थी। सीजर लापरवाही से प्राइमोल डेमन फ्लेम्स की 11 धाराएं छोड़ देता है, जो एक पल में उन्हें पकड़ लेती है और हर एक को अपनी लपटों में निगल जाती है। दिल दहला देने वाली चीखों के बीच आचारों रेडियंट नाइट्स, उनकी डिवाइन कोर्स और उनकी स्पिरिट एसेंस, सब कुछ उन लपटों में जलकर राख हो जाता है। पीछे कुछ भी नहीं बचता। डिंग। होस्ट ने सफलतापूर्वक सभी 12 रेडियंट नाइट्स का वध कर दिया। रिवॉर्ड 10 लाख डिवाइन क्रिस्टल्स। रिवॉर्ड डिवाइन डेमन लीजन समनिंग एक्सेस। बाकी बचे लाखों डिवाइन सैनिक जारारो रेडियंट नाइट्स को मरते हुए देखते हैं और पूरी तरह भय में टूट जाते हैं। वे अपने हथियार और कवच फेंक देते हैं, फिर मुड़कर डिवाइन रियलम की ओर भागने लगते हैं, रोते हुए, चीखते हुए। उनकी पहले वाली सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। सीजर की आंखें ठंडी थी, उनमें दया का एक कतरा भी नहीं था। जब उन्होंने पॉन्टिफ का साथ देकर उसकी मां को मृत्यु की ओर धकेला था, तब उन्हें इस दिन की कल्पना कर लेनी चाहिए थी। वह अपना हाथ उठाता है और कन्वर्जेंस ऑफ 10,000 डेमन्स सक्रिय करता है। असीमित डेमोनिक एनर्जी एक विशाल काला अवरोध बना देती है, जो डिवाइन सेना के हर भागने के रास्ते को बंद कर देता है। इन्फर्नल स्काई ब्लेज फिर से सक्रिय होती है। काली डेमन लपटे सुनामी की तरह पूरे युद्ध क्षेत्र पर फैल जाती है। लाखों डिवाइन सैनिकों में से एक भी नहीं बच पाता। सभी बिना पुनर्जन्म का मौका पाए राख में बदल जाते हैं। डिंग। होस्ट ने सफलतापूर्वक आक्रमणकारी डिवाइन सेना का पूर्ण विनाश कर दिया। रिवॉर्ड डिवाइन रियलम पर पूर्ण संप्रभुता। रिवॉर्ड डिवाइन रियलम का विस्तृत कोऑर्डिनेट मैप। सीजर युद्ध क्षेत्र के ऊपर आकाश में खड़ा रहता है और अब पूरी तरह साफ हो चुकी डेमन रियलम सीमा को देखता है। उसके आसपास की डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे शांत होने लगती है। पूरे रियलम से सहायता के लिए पहुंची डेमन सेना ये दृश्य देखती है और स्तब्ध रह जाती है। फिर एक एक करके वे घुटनों पर गिरने लगती है। एक गगनभेदी गर्जना स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती है और पूरे डेमन रियल में गूंज उठती है। यंग लॉर्ड अमर रहे, यंग लॉर्ड सर्वोच्च है, यंग लॉर्ड अजय है। डेमन रेस की जय। सीजर धीरे धीरे मुड़ता है और डेमन किंग पैलेस की दिशा में देखता है। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरती है। सीमा का संकट समाप्त हो चुका था। अब समय आ गया था डेमन किंग पैलेस लौटने का, सभी पुराने हिसाब चुकाने का, बिल सिंहासन पर अधिकार करने का, सेनाओं को संगठित करने का और डिवाइन रियलम को कुचल देने का। सीजर एक चमक के साथ सीमा युद्ध क्षेत्र से गायब हो जाता है। जब वो दोबारा प्रकट होता है, वह पहले ही डेमन किंग पैलेस के महान सभागार में खड़ा था। सैटर्न मुख्य सिंहासन पर बैठा सीमा से समाचार आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सीजर प्रकट होता है, सैटर्न तुरंत खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता और आश्चर्य भरा हुआ था। सीजर, सीमा पर क्या हुआ? तारे रेडियंट नाइट्स और डिवाइन सेना का क्या हुआ?
सीजर शांत स्वर में उत्तर देता है। उसकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसमें निर्विवाद अधिकार मौजूद था। 12 रेडिएंट नाइट्स मर चुके हैं। लाखों डिवाइन सैनिकों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। सीमा का संकट समाप्त हो चुका है। सैटर्न की पुतलियां सिकुड़ जाती है। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देता है। फिर वह राहत से भरकर जोर से हंस पड़ता है। उसकी आवाज़ गर्व और भावनाओं से भरी हुई थी। हाँ हाँ हाँ, वास्तव में मेरा पुत्र होने योग्य, प्राइमेबल ब्लड लाइन का सच्चा उत्तराधिकारी। एलेन, क्या तुम ये देख सकती हो? हमारे बेटे ने यह कर दिखाया। सीजर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। उसकी आंखों की ठंडक कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन उनमें अब भी जटिल भावनाएं मौजूद थी। अब हमारे बीच का हिसाब चुकाने का समय है। कल तुमने मेरे शरीर की हर हड्डी तोड़ दी थी। 200 सालों तक तुमने मुझे चुपचाप कष्ट सहने दिया। उस कर्ज को चुकाने का तुम्हारा क्या इरादा है? ये शब्द सुनते ही सैटर्न के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वह अपनी दोनों बाहें फैला देता है और सीधे सीजर की ओर देखता है। उसकी आंखों में खुला हुआ अपराध बोध था। मैं एक पिता के रूप में असफल रहा। मैं बहुत कमज़ोर था। तुम्हारी रक्षा करने का मेरे पास वही एक तरीका था, और उसकी कीमत तुम्हें 200 सालों का कष्ट झेलकर चुकानी पड़ी। तुम मुझे जिस तरह दंड देना चाहो मैं स्वीकार करूंगा। सच तो यह है कि जिस क्षण तुमने प्राइमेबल ब्लड लाइन अवेकन की, उसी क्षण महान डेमन किंग का यह सिंहासन तुम्हारा हो जाना चाहिए था। सीजर उसे देखता है और कुछ पल के लिए मौन हो जाता है। वह अपने पिता के दिल में मौजूद अपराधबोध और पीड़ा को महसूस कर सकता था। 200 सालों तक सैटर्न अपने ही बेटे को दूसरों द्वारा अपमानित होते देखता रहा। वह बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसे अपने ही हाथों से अपने बेटे को चोट पहुंचानी पड़ी। ऐसी पीड़ा को बहुत कम लोग सह सकते हैं। सीजर अपना हाथ उठाता है और डेमोनिक एनर्जी की एक लहर छोड़ता है, लेकिन वो सैटर्न को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती। वे केवल उसके शरीर से डेमन किंग का सारा दबाव और अधिकार मिटा देती है। तुम्हें मार देना बहुत आसान सजा होगी, सीजर सपाट स्वर में कहता है। आज से तुम पद छोड़ोगे। महान डेमन किंग का सिंहासन अब मेरा है। तुम डेमन किंग पैलेस में रहोगे और अपनी 200 सालों की तथाकथित सुरक्षा पर विचार करोगे। जब तुम सच में उसे स्वीकार कर लोगे, तब तुम मेरे दूसरे कमांडर के रूप में सेवा कर सकते हो और मेरे साथ डिवाइन रेयन के विरुद्ध युद्ध में चलोगे। सैटर्न कुछ क्षणों के लिए चुप रहता है, फिर जोरदार ठहाका लगा के हंस पड़ता है। वह सिंहासन से नीचे उतरता है और गहराई से झुक जाता है। उसकी आवाज़ अत्यंत गंभीर थी। सैटर्न ने महान डेमन किंग का स्वागत करता है। सीजर अपना सिर घुमाकर महान सभागार के प्रवेश द्वार की ओर देखता है, जहां उसके भाई बहन एक समूह में खड़े थे और उनके बगल में डेरियन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी और उसे दूसरे लोग उठाकर यहाँ लाए थे। डेरियन को छोड़कर बाकी हर कोई सीजर को देखकर सिर से पैर तक कांप रहा था। वे एक एक करके घुटनों पर गिर जाते हैं और लगातार सिर झुकाकर दया की भीख मांगने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके माथों से खून बहने लगता है। महान डेमन किंग, हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे गलती हुई। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया दया कीजिए। सिर्फ इस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। हम जीवन भर आपके प्रति पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे। डेरियन जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा था। वो केवल टूटी फूटी कराहे ही निकाल पा रहा था। वो भय से सीजर को घूर रहा था और दया की एक पूरी विनती तक नहीं कर पा रहा था। सीजर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। उसकी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी आवाज़ में कोई गर्माहट नहीं थी। जब डिवाइन रेस के प्रभाव में आके तुम लोगों ने मुझे बुली किया, मेरा अपमान किया, मुझे पीटा, मुझे गालियां दी और बार बार मुझे मारने की कोशिश की, क्या तब तुम में से किसी ने भी मुझ पर दया करने के बारे में सोचा था? सीजर अपना हाथ उठाता है और डेमोनिक एनर्जी की एक सटीक धारा डेरियन के शरीर में भेजता है, जो उसकी बची हुई हर डेमोनिक मेरिडियन को तुरंत नष्ट कर देती है और उसे डेमन रियन के सबसे कमज़ोर नश्वर से भी बदतर बना देती है। डेरियन एक टूटी हुई दर्दनाक चीख निकालता है। उसकी आंखों में बची आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है और उसकी जगह पूर्ण निराशा ले लेती है। डेमन किंग के घर में कमज़ोर हमेशा ताकतवर का शिकार होता है। तुम हार गए। अब तुम्हें अंतिम परिणाम का सामना करना होगा। ये शब्द बोलते ही सीजर फिर से अपनी उंगली पर शक्ति केंद्रित करता है। डेमोनिक एनर्जी की एक किरण सीधे डेरियन के हृदय मेरिडियन को भेद देती है। न कोई लंबी यातन, न कोई हिचकिचाहट। एक पल पहले डेरियन निराशा में तड़प रहा था और अगले ही पल उसके शरीर से जीवन का हर निशान गायब हो जाता है। वह मर चुका था। बाकी भाई बहन भय से लगभग पागल हो जाते हैं। सीजर अपना हाथ उठाता है और डेमोनिक एनर्जी की लहरें छोड़ता है, जो एक एक करके उन सभी की डेमोनिक मेरिडियंस नष्ट कर देती है। तुम लोगों को जीवित छोड़ना सबसे बड़ी दया है जो मैं कभी दिखाऊंगा। आज से तुम्हें डेमन किंग पैलेस से निर्वासित किया जाता है। तुम दोबारा कभी रॉयल सिटी में कदम नहीं रखोगे। डिंग होस्ट ने सफलतापूर्वक सभी मुख्य शत्रुओं से हिसाब बराबर कर लिया है। पूर्ण प्रतिशोध, निपटान संपन्न। रिवॉर्ड, महान डेमन किंग की उपाधि। रिवॉर्ड, डेमन किंग पैलेस पर पूर्ण नियंत्रण। सीजर मुड़ता है और मुख्य सिंहासन की ओर बढ़ता है, फिर उस पर बैठ जाता है। ठंडा डेमन किंग सिंहासन प्राचीन अधिकार का भार लिए हुए था। वह उस पर बैठकर अपने सामने घुटनों पर झुकी भीड़ को देखता है। उसकी आंखें इस्पात जैसी ठंडी थी। उसकी आवाज़ पूरे महान सभागार में गूंज उठती है। डेमन किंग पैलेस के हर गलियारे तक पहुंचती है। आज से मैं डेमन रियलम का नया महान डेमन किंग हूँ। जो मेरा अनुसरण करेगा वह समृद्ध होगा, जो मेरा विरोध करेगा वह नष्ट होगा। पूरा महान सभागार गूंज उठता है। वो ध्वनि सभागार की दीवारों को पार कर जाती है। वो ध्वनि सभागार की दीवारों को पार कर जाती है।
पूरे रॉयल सिटी में फैल जाती है और फिर पूरे डेमन रियल में गूंज उठती है। महान डेमन किंग दीर्घायु हो, उनका शासन सदैव बना रहे, महान डेमन किंग सर्वोच्च है, डेमन रेस की जय। उसी समय सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजती है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आप अब डेमन रियलम के नए महान डेमन किंग हैं। अल्टीमेट मेन क्वेस्ट सक्रिय, डिवाइन और डेमन रियल्स को एकजुट करो। उद्देश्य, कैथेड्रल ऑफ रेडियंस को नष्ट करो, डिवाइन रियलम और डेमन रियलम को एकजुट करो। रिवॉर्ड, पीक डिवाइन एंसेस्टर रियल्म तक ब्रेक थ्रू, माँ की संपूर्ण स्पिरिट असेंस सील अनलॉक और उनके डिवाइन शरीर की पुनर्स्थापना। सीजर धीरे धीरे सिर उठाता है, उसकी आंखों में अटूट प्रकाश जल रहा था। माँ, मेरा इंतजार करना, मैं कैथेड्रल ऑफ रेडियंस को नष्ट करूंगा, पॉन्टिफ का वध करूंगा, तुम्हें वापस अपने पास लेके आऊंगा। ब्लड लाइन अवेकनिंग से लेकर राज्याभिषेक समारोह तक पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन सीजर ने डिवाइन रियलम पर तुरंत चढ़ाई नहीं की। वह अच्छी तरह जानता था कि पॉन्टिफ 10,000 सालों से डिवाइन रेस पर शासन कर रही थी। उसकी नींव बेहद गहरी थी और उसे हराना आसान नहीं होगा। कैथेड्रल ऑफ रेडियंस को एक ही बार में नष्ट करने के लिए हर तैयारी का पूर्ण होना आवश्यक था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन 6 महीनों के दौरान सीजर ने 4 ऐसे कार्य पूरे किए जिन्होंने डेमन रियल पर उसके शासन को पूरी तरह मजबूत कर दिया और डिवाइन रियल्म के विरुद्ध अभियान की नींव रख दी। पहला कार्य, आंतरिक खतरों का सफाया और डिवाइन जासूसों का उन्मूलन। आई ऑफ रेवलेशन और सिस्टम की सहायता से उसने ग्रैंड एल्डर की प्रवर्तन टुकड़ियों का नेतृत्व किया और पूरे डेमन रियल में व्यापक शुद्धिकरण अभियान चलाया। 200 सालों के दौरान पॉन्टिफ ने डेमन रियल में अनगिनत जासूस स्थापित कर दिए थे। डेमन किंग पैलेस के मुख्य स्टुअर्ट से लेकर हर शहर के छोटे अधिकारियों तक और यहाँ तक कि सेना के डेमन जनरलों तक डिवाइन एजेंट हर स्तर पर छिपे हुए थे। सीजर ने पूरे 1 महीने तक डेमन रियल में फैले पूरे डिवाइन जासूसी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने में बिताया। कुल मिलाकर 37,000 से अधिक डिवाइन एजेंट्स को मृत्युदंड दिया गया और इस तरह आंतरिक खतरे का पूरी तरह अंत कर दिया गया। अब कैथेड्रल ऑफ रेडियंस तक एक भी खुफिया जानकारी नहीं पहुंच सकती थी। साथ ही सीजर ने इस शुद्धिकरण अभियान का उपयोग करके डेमन रियल्म के हर शहर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने सिटी लॉर्ड्स की वंशानुगत उत्तराधिकार प्रणाली समाप्त कर दी और उसकी जगह योग्यता आधारित प्रणाली लागू की। इससे पूरे रियल्म की जनता का समर्थन उसे मिल गया और उसका शासन अटूट बन गया। दूसरा कार्य, सेना का पुनर्गठन और एक एलीट लीजन का निर्माण। सीजर ने डेमन रियल्म की हर सेना का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसने पुरानी वंशानुगत सैन्य पद प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पूर्ण योग्यता आधारित व्यवस्था लागू की। अब कोई भी सैनिक, चाहे वो सबसे निचले स्तर का डेमन फुटमैन ही क्यों ना हो, अगर उसके पास क्षमता हो तो वह जनरल तक बन सकता था। इसके बाद उसने पूरे रियल्म के करोड़ों सैनिकों में से सबसे श्रेष्ठ 10 लाख डेमन सैनिकों का चयन किया। उसने अपनी प्राइमेवल डेमोनिक एनर्जी और प्राइमेवल डेमन लॉर्ड की बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से उनके शरीरों को परिष्कृत किया, जिससे वे डेमोनिक एनर्जी और डिवाइन पावर दोनों का उपयोग करने में सक्षम हो गए। इस प्रकार एक अद्वितीय डिवाइन डेमन लीजन का जन्म हुआ। इस लीजन का हर सैनिक कम से कम डेमन जनरल रैंक की कल्टीवेशन रखता था और इसके 8 कमांडर्स डेमन किंग स्तर के पावर हाउस थे। ये लीजन सीजर के हाथ की सबसे तेज तलवार थी और वही मुख्य शक्ति थी जो भविष्य में डिवाइन रेस के विनाश का कारण बनने वाली थी। इसके अतिरिक्त सीजर ने साइटन और ग्रैंड एल्डर को पर्याप्त राशन, डेमन कोर्स, हथियार और युद्ध कवच एकत्रित करने का आदेश दिया, इतना कि 10 वर्षों तक युद्ध चलाया जा सके। इस प्रकार पूरे डेमन रियल्म की युद्ध मशीन पूरी क्षमता से चलने लगी। तीसरा कार्य, अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई गुप्त व्यवस्थाओं को ढूंढना और उनके छिपे हुए नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लेना। कोर ओरिजिन सील में एलेन द्वारा छोड़ी गई जानकारी का अनुसरण करते हुए सीजर ने वह गुप्त वॉल्ट खोज निकाला जिसे एलेन ने बहुत पहले डेमन सील डोमेन की गहराइयों में छिपाया था। उस वॉल्ट के भीतर अनगिनत डिवाइन क्रिस्टल्स, डेमन कोर्स, प्राचीन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स और कल्टीवेशन तकनीकें मौजूद थी। वहाँ कैथेड्रल ऑफ रेडियंस के बारे में एलेन द्वारा इकट्ठा की गई हर जानकारी भी मौजूद थी, जिसमें पॉन्टिफ की कमजोरियां, कैथेड्रल की सीलिंग एरेज और सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन को तोड़ने की विधि शामिल थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कुछ और थी। उसे वहाँ एलेन द्वारा छोड़े गए रेजोनेंस क्रिस्टल्स मिले और उन्हीं के माध्यम से उसने एलेन के पुराने वफादारों से संपर्क स्थापित किया। वे एजेंट्स जो उनकी मृत्यु के बाद से डिवाइन रियल में छिपे हुए थे, वे सभी होली मेडन गुट के सदस्य थे जो एलेन के प्रति सहानुभूति रखते थे। एलेन की मृत्यु के बाद उन्हें पॉन्टिफ द्वारा दबा दिया गया था और तब से वे डिवाइन रियल की छाया में छिपकर शक्ति एकत्र कर रहे थे, उस दिन का इंतजार करते हुए जब वे उनका बदला ले सके। उन्होंने सीजर को डिवाइन रियल्म के नवीनतम रक्षा मानचित्र प्रदान किए, कैथेड्रल के आंतरिक ढांचे की जानकारी दी और पॉन्टिफ की हर गतिविधि के वास्तविक समय की जानकारी पहुंचाई। उन्होंने ये वादा भी किया कि जब सीजर डिवाइन रियल्म पर आक्रमण करेगा तब वे अंदर से उसका समर्थन करेंगे और 2 तरफा हमले के माध्यम से कैथेड्रल ऑफ रेडियंस को एक ही निर्णायक वार में ध्वस्त कर देंगे। चौथा कार्य, अपनी कल्टीवेशन को स्थिर करना और प्राइमेवल डेमन लॉर्ड की विरासत में पूर्ण महारत प्राप्त करना। उन 6 महीनों के दौरान डेमन रियल्म के प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त सीजर ने अपना हर बचा हुआ समय कल्टीवेशन में लगाया। उसने अपनी हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन कल्टीवेशन को पूरी तरह स्थिर किया और प्राइमेवल डेमन लॉर्ड की संपूर्ण विरासत में पूर्ण महारत प्राप्त कर ली। विरासत में मौजूद हर तकनीक, हर युद्ध कला, हर सीलिंग एरे और हर फॉर्मेशन को उसने अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया।
जब तक कि वे उसके लिए स्वाभाविक न हो गए। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती रही। अब बिना किसी अस्थायी बूस्ट के भी वो किसी भी हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन को आसानी से पराजित कर सकता था। साथ ही उसने डिवाइन डेमन यूनिटी की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अब वो डेमोनिक एनर्जी और डिवाइन पावर को बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी तरह मिला सकता था। यही शक्ति पॉन्टिफ की सबसे बड़ी कमजोरी थी और उसे मारने के लिए सीजर का अंतिम ट्रम्प कार्ड भी। 6 महीने बाद डेमन किंग पैलेस के सामने स्थित विशाल प्रांगण में सीजर एक भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित करता है और स्वयं को आधिकारिक रूप से डेमन रियल्म का एकमात्र महान डेमन किंग और प्राइमेवल ब्लड लाइन का उत्तराधिकारी घोषित करता है। डेमन रियल्म के हर सिटी लॉर्ड, हर जनरल और हर जनजातीय प्रमुख उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होता है। पूरा प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। भीड़ आंखों की सीमा से भी आगे तक फैली हुई थी। जैसे ही राज्याभिषेक समारोह समाप्त होता है, सीजर खड़ा हो जाता है। उसके शरीर से काली सुनहरी डेमोनिक एनर्जी आकाश की ओर फूट पड़ती है। उसकी आवाज़ पूरे डेमन रियल्म के हर कोने तक पहुंचती है और हर डेमन सेना को एकत्रित करो, हर डेमन सेना को एकत्रित करो, मेरे साथ डिवाइन रियल्म पर चढ़ाई करो, कैथेड्रल ऑफ रेडियंस को नष्ट करो, पॉन्टिफ का वध करो, मेरी माँ का बदला लो और डिवाइन तथा डेमन रियल्म्स को एकजुट करो। उस एक आदेश के साथ पूरा डेमन रियल्म उफान पर आ जाता है। करोड़ों डेमन सैनिक हर दिशा से एकत्रित होने लगते हैं और पूरी रॉयल सिटी एक काले सैलाब में बदल जाती है। एबिशल डार्क ड्रैगन्स आकाश में गर्जना करते हैं। नेदरबोन वॉर चैरियट्स धरती पर गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ते हैं। हत्या की मंशा आकाश तक पहुंच जाती है और पूरे आसमान को ढक देती है। सीजर अग्रिम नेदरबोन वॉर चैरियट के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में डेमन बेन ब्लेड थी और वो अपने काले डेमन किंग वस्त्र पहने हुए था। उसके पीछे सैटन, ग्रैंड एल्डर, 4 डेमन मार्शल्स और डिवाइन डेमन लीजन के 10 लाख सैनिक खड़े थे। उसके निगाह डिवाइन रियल्म पर टिकी हुई थी और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। डिवाइन रेस के लिए न्याय का दिन आ चुका था। आगे बढ़ो। उसके आदेश के साथ करोड़ों डेमन सैनिक काले सैलाब की तरह आगे बढ़ पड़ते हैं और दोनों रियल्स की सीमा की ओर दौड़ पड़ते हैं। जहां जहां सेना गुजरती है, धरती कांप उठती है और पर्वत हिलने लगते हैं। डेमोनिक एनर्जी आकाश में भर जाती है और पूरा डेमन रियल्म थरथरा उठता है। सिर्फ 3 दिनों में सेना डिवाइन और डेमन रियल्स की सीमा तक पहुंच जाती है। उनके सामने एक विशाल सुनहरा अवरोध खड़ा था। यह डिवाइन रेस द्वारा स्थापित सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन था, जिसे डिवाइन रियल्म की सबसे महान रक्षात्मक फॉर्मेशन माना जाता था। कहा जाता था कि इसे कोई डिवाइन सॉवरेन भी बलपूर्वक नहीं तोड़ सकता। यह फॉर्मेशन पूरी सीमा पर फैली हुई थी, लगभग अविनाशी और डेमन आक्रमणों के विरुद्ध डिवाइन रेस की अंतिम ढाल। चारों डेमन मार्शल आगे बढ़ते हैं और अपनी पूरी डेमोनिक शक्ति एकत्रित करके फॉर्मेशन पर विनाशकारी हमले करते हैं। लेकिन उनके हमले उस अवरोध पर ऐसे गिरते हैं जैसे पत्थर समुद्र में डूब जाते हैं। एक लहर तक उत्पन्न नहीं होती। उल्टा सुनहरी होली लाइट वापस उछलती है और उन्हें पीछे धकेल देती है। वे खून उगलते हुए पीछे हट जाते हैं। सीजर धीरे धीरे नेदरबोन वॉर चैरियट से नीचे उतरता है और सामने मौजूद सुनहरे अवरोध को देखता है। फिर आई ऑफ रिवलेशन सक्रिय करता है। डिंग, सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन का पता चला। 9 फॉर्मेशन नेक्सस की पहचान हुई। हर नेक्सस की रक्षा एक डिवाइन एल्डर कर रहा है। प्रत्येक एल्डर के पास हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन कल्टिवेशन है। सभी नेक्स आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक नष्ट होता है तो बाकी 8 तुरंत अधिकतम रक्षा सक्रिय कर देंगे और कैथेड्रल ऑफ रेडियंस को सर्वोच्च स्तर की चेतावनी भेज देंगे। फॉर्मेशन तोड़ने की संपूर्ण विधि होस्ट के मस्तिष्क में सिंक कर दी गई है। सीजर के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरती है। उसकी माँ बहुत पहले ही उसे सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन तोड़ने की विधि दे चुकी थी। पॉन्टिफ सोचती है कि यह अवरोध उसे रोक सकता है। वह पूरी तरह भ्रम में जी रही है। सीजर तुरंत चारों डेमन मार्शल्स को आदेश देता है कि सेना को 9 हिस्सों में बांट दिया जाए और सभी 9 फॉर्मेशन नेक्सस पर नकली हमले किए जाए ताकि 9 डिवाइन एल्डर्स का ध्यान भटक जाए। इसी बीच सीजर स्वयं को डेमोनिक एनर्जी स्टेल से ढक लेता है और वाइट स्टेप सक्रिय करता है। साथ ही वो अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई होली मेडन ओरिजिन ऑरा भी मुक्त कर देता है, जिससे वो पूर्ण रूप से एक डिवाइन मैसेंजर जैसा दिखाई देने लगता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। पहला फॉर्मेशन नेक्सस सीमा के पास एक पर्वत शिखर पर स्थित था। उसकी रक्षा डिवाइन रेस का ग्रैंड एल्डर कर रहा था, जो पॉन्टिफ का सबसे विश्वसनीय सहयोगी था। वो नेक्सस के केंद्र में बैठा हुआ था और फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए लगातार डिवाइन पावर प्रवाहित कर रहा था। उसका पूरा ध्यान नीचे चल रहे डेमन सेना के नकली हमले पर था। उसे सीजर के आने का बिल्कुल आभास नहीं होता। सीजर सबसे पहले अपनी माँ की होली लाइट ऑरा का उपयोग करता है और नेक्सस की चेतावनी सील्स को निष्क्रिय कर देता है, जिससे वो बाकी नेक्सस को चेतावनी नहीं भेज सकता। फिर वो सीधे एल्डर के पीछे प्रकट होता है और एक ही हथेली का वार करता है। प्राइमेवल डेमोनिक एनर्जी तुरंत विस्फोट करती है और उसके शरीर को चकनाचूर कर देती है, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट एसेंस भी नष्ट हो जाती है। बिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक डिवाइन रेस के ग्रैंड एल्डर का वध कर दिया। पहला फॉर्मेशन नेक्सस नष्ट। रिवॉर्ड डिवाइन पावर मास्टरी 10% बढ़ी। सीजर फिर से एक चमक के साथ गायब हो जाता है और उसी विधि का उपयोग करते हुए दूसरे नेक्सस की ओर बढ़ जाता है। इसी समय डिवाइन रियल में छिपे एलियन के वफादार भी छाया में सक्रिय हो जाते हैं। वे सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन की ऊर्जा आपूर्ति को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे फॉर्मेशन की शक्ति 30% तक कम हो जाती है। 3 घंटे बाद सभी 9 डिवाइन एल्डर्स सीजर के हाथों मारे जा चुके थे।
सभी 9 फॉर्मेशन नेक्सस नष्ट हो चुके थे। वो सेलेस्टियल आई फॉर्मेशन जिसे 10,000 वर्षों तक अभेद्य माना गया था, एक ही पल में टूट जाती है और सुनहरी चिंगारियों के रूप में आकाश में बिखर जाती है, जो धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो जाती है। उसके टूटने की गगनभेदी आवाज़ पूरी सीमा पर सुनाई देती है। डेमन सेना उन्माद में फट पड़ती है। एक गगनभेदी गर्जना स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती है। महान डेमन किंग अजय है। डिवाइन रियलम को कुचल दो। पॉन्टिफ का वध करो। सीजर वापस नेदरबोर्न वॉर चैरियट पर लौट आता है। वो अपना हाथ उठाता है और उसकी आवाज़ पूरी सेना में गूंज उठती है। सभी सेनाएं आगे बढ़ें। डिवाइन रियलम को कुचल दो। लक्ष्य सैक्रेड माउंटेन और कैथेड्रल ऑफ रेडियंस। करोड़ों डेमन सैनिक काले सैलाब की तरह डिवाइन रियलम में प्रवेश कर जाते हैं। डिवाइन रियलम का परिदृश्य निर्मल होली लाइट से नहाया हुआ था। चारों ओर समृद्ध शहर फैले हुए थे, लेकिन डेमन सेना की लोहे जैसी प्रगति के सामने ये शहर बिना किसी प्रतिरोध के ढहने लगते हैं। उनके मार्ग में आने वाला हर डिवाइन शहर तुरंत गिर जाता है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है। एलिन के वफादार पूरे डिवाइन रियल में विद्रोह शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ रही डेमन सेनाओं का समर्थन करते हैं। पॉन्टिफ द्वारा लंबे समय से दबाए गए अनगिनत डिवाइन गुड आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेते हैं और सीजर के पक्ष में शामिल हो जाते हैं। सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने 99 डिवाइन शहरों पर कब्जा कर लिया और सेक्रेड माउंटेन की तलहटी तक पहुंच गए, जहां कैथेड्रल ऑफ रेडियंस स्थित था। सेक्रेड माउंटेन पूरे डिवाइन रियलम का हृदय था। यही कैथेड्रल ऑफ रेडियंस का मुख्यालय था और यही पॉन्टिफ का गढ़ भी। पर्वत की चोटी पर पॉन्टिफ अपनी बची हुई पूरी सेना के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। उसके हाथ में पॉन्टिफ वस्त्र पहने हुए थे। उसके हाथ में पॉन्टिफ का सेप्टर था। उसके सिर पर मुकुट सजा हुआ था और उसके शरीर से हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन का दबाव निकल रहा था। उसके पीछे लाखों बचे हुए डिवाइन सैनिक खड़े थे, साथ ही अनगिनत डिवाइन पावर हाउसेस भी। वे इतने घने खड़े थे कि पूरी पर्वत चोटी भर गई थी। पूरा सेक्रेड माउंटेन सुनहरी होली लाइट से ढका हुआ था। उस पर अनगिनत सीलिंग एरेज और किलिंग फॉर्मेशंस की परतें चढ़ी हुई थी। एक अभेद्य किला जैसे ही उसने डेमन सेना को आते देखा। पॉन्टिफ ठंडी आवाज में बोलती है। उसकी आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में विशाल घंटी की तरह गूंज उठती है। डेमन कचरे, तुमने डिवाइन रियल में घुसपैठ करने की हिम्मत की और मेरे लोगों का नरसंहार किया। आज मैं तुम सबको शुद्ध कर दूंगी और तुम्हारी स्पिरिट एसेंस तक मिटा दूंगी, ताकि तुम कभी पुनर्जन्म ना ले सको। सीजर धीरे धीरे नेदरबॉर्न वॉर चैरियट से नीचे उतरता है और पर्वत शिखर पर खड़ी पॉन्टिफ की ओर देखता है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी आवाज़ अंतहीन खतरे से भरी हुई थी। तो तुम ही कैथेड्रल ऑफ रेडियंस की पॉन्टिफ हो? पॉन्टिफ सिर हिलाती है। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। वह उसे ऐसे देख रही थी मानो कोई देवता किसी नश्वर को देख रहा हो। हाँ, मैं ही हूँ। सीजर ठंडी हंसी हंसता है। उसकी आवाज़ पूरे सेक्रेड माउंटेन में गूंज उठती है। अच्छा, सालों पहले तुमने मेरी माँ एलेन को मृत्यु की ओर धकेला था। तुमने उन्हें अपनी स्पिरिट एसेंस बलिदान करने पर मजबूर किया और मेरे भीतर रेडिएंट कर्स स्थापित किया। तुम्हारी वजह से मुझे 200 सालों तक पीड़ा सहनी पड़ी। आज इस रक्त ऋण का अंतिम हिसाब होगा। पॉन्टिफ एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल जाती है। तो तुम उस गद्दार की औलाद हो। उस समय तुम्हें पूरी तरह खत्म न कर पाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आज तुम खुद मेरे दरवाजे तक आ गए हो। जिंदा लौटने की उम्मीद मत रखना। जब मैं उस गद्दार को मार सकती थी तो आज उसकी औलाद को भी मार सकती हूँ। यह कहते हुए वह पॉन्टिफ का सेप्टर ऊपर उठाती है और अपने शरीर की हर बूंद डिवाइन पावर उसमें प्रवाहित कर देती है। एक पल में पूरा आकाश सुनहरी होली लाइट से भर जाता है। अनगिनत स्पेक्ट्रल एंजल आकृतियां प्रकट होती है और डिवाइन दबाव के साथ डेमन सेना पर उतरने लगती है। सेक्रेड माउंटेन की हर सीलिंग एरे और किलिंग फॉर्मेशन एक साथ सक्रिय हो जाती है। अनगिनत सुनहरी होली लाइट ब्लेड्स तूफान की तरह बरसने लगती है। सीजर की आंखें ठंडी हो जाती है। वह हाथ उठाता है और आगे की ओर लहराता है। उसके पीछे खड़े डिवाइन डेमन लीजन के 3 लाख सैनिक एक साथ हमला करते हैं। उनकी संयुक्त डिवाइन और डेमोनिक शक्ति एक विशाल अवरोध का रूप ले लेती है, जो हर होली लाइट हमले को रोक देता है। उसी समय सीजर इन्फॉर्मल स्काई ब्लेज सक्रिय कर देता है। असीमित काली प्राइमेवल डेमन फ्लेम्स एक पल में बाहर फैल जाती है और सीधे सुनहरी होली लाइट से टकराती है। स्पेक्ट्रल एंजल्स उन लपटों में निगल लिए जाते हैं। अनगिनत होली लाइट ब्लेड्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अग्रिम पंक्ति में खड़े डिवाइन सैनिक फिर से राख में बदल जाते हैं। उनकी चीखें स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठती हैं। पॉन्टिफ का चेहरा तुरंत बदल जाता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सीजर इतनी आसानी से उसके हमले को नष्ट कर देगा। वो समझ जाती है आज ये जीवन और मृत्यु का युद्ध है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वो गुस्से से दहाड़ती है और अपनी डिवाइन कोर को जला देती है। साथ ही कैथेड्रल ऑफ रेडियंस में 10,000 वर्षों से संचित आस्था की पूरी शक्ति भी सक्रिय कर देती है। उसकी आभा पागलों की तरह बढ़ने लगती है। हाफ स्टेप डिवाइन सॉवरेन से सीधे पीक डिवाइन सॉवरेन तक पहुंच जाती है और उसमें डिवाइन एंसेस्टर रियल में प्रवेश करने के संकेत भी दिखाई देने लगते हैं। उसके दबाव से पूरा सेक्रेड माउंटेन हिंसक रूप से कांप उठता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद हर होली लाइट उसकी ओर उमड़ पड़ती है। वह पॉन्टिफ का सेप्टर पकड़ती है और दुनिया को नष्ट कर देने वाली शक्ति के साथ उसे सीजर पर दे मारती है। वो पागलों की तरह चीखती है,
मर जा लड़के, चाहे मुझे अपना सब कुछ जला देना पड़े, आज मैं तुझे नष्ट करके ही रहूंगी। डिंग। पीक डिवाइन सॉवरेन स्तर का खतरा पहचाना गया। डिवाइन डेमन यूनिटी परफेक्टेड पैसिव सक्रिय। डिवाइन और डेमोनिक शक्तियां पूर्ण रूप से एकीकृत। प्राइमेवल डेमन लॉर्ड लेगेशी पूर्ण रूप से सक्रिय। कल्टीवेशन अस्थायी रूप से अर्ली स्टेज। डिवाइन एंसेस्टर रियल्म तक ब्रेक थ्रू करती है। पहले कभी न महसूस की गई शक्ति की एक लहर सीजर के पूरे शरीर में भर जाती है। ऐसी शक्ति जो स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को नियंत्रित कर सकती थी। इस क्षण वह इस संसार का सर्वोच्च शासक बन जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का हर नियम उसकी इच्छा के सामने झुक जाता है। वह अपना हाथ उठाता है और पॉन्टिफ के सेप्टर को नंगे हाथों से पकड़ लेता है। सेप्टर से निकलती अनंत होली लाइट लगातार उसके शरीर पर प्रहार करती है, लेकिन उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। यहां तक कि उसके वस्त्र का किनारा तक नहीं हिलता। पॉन्टिफ का चेहरा अविश्वास में जम जाता है। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आती है। वह हिस्टीरिया में चीख उठती है, असंभव! तुम मेरे पूर्ण शक्ति वाले वार को कैसे रोक सकते हो? तुम केवल 200 साल के हो। तुम डिवाइन एंसेस्टर रियल्म तक कैसे पहुंच गए? यह असंभव है। सीजर के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरती है। वो अपनी पकड़ बस थोड़ा सा कसता है। क्रैक। पॉन्टिफ का सेप्टर जो 10,000 वर्षों से उसका साथी था उसके हाथ में चूर चूर हो जाता है, जो सीधे पॉन्टिफ की छाती में धंस जाता है। बूम! उस एक वार से उसका शरीर विस्फोट होकर बिखर जाता है। यहां तक कि उसकी जलती हुई डिवाइन कोर भी सीजर की पकड़ में चकनाचूर हो जाती है। पॉन्टिफ की स्पिरिट एसेंस भागने की कोशिश करती है। वह गॉड ऑफ ऑरिजिन्स के विश्राम स्थल में छिपकर अपने अस्तित्व का अंतिम अंश बचाना चाहती थी, लेकिन सीजर उसे ऐसा कोई अवसर नहीं देता। प्राइमेवल डेमन फ्लेम की एक साधारण सी लहर उसके ऊपर गिरती है और उसकी स्पिरिट एसेंस को बिना पुनर्जन्म के अवसर के पूरी तरह राख बना देती है। वह व्यक्ति जिसने 10,000 वर्षों तक बुराई फैलाई और उसकी माँ की मृत्यु की साजिश रची, आखिरकार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। डिंग। होस्ट ने सफलतापूर्वक डिवाइन रेस की पॉन्टिफ का वध कर दिया। अल्टीमेट क्वेस्ट पूर्ण। डिवाइन और डेमन रियल्स को एकजुट करो। रिवॉर्ड: माँ की संपूर्ण स्पिरिट एसेंस सील अनलॉक। रिवॉर्ड: स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों पर पूर्ण महारत। जैसे ही पॉन्टिफ मरती है, पूरा कैथेड्रल ऑफ रेडियंस गगनभेदी गर्जना के साथ ढह जाता है। बचे हुए अनगिनत डिवाइन सैनिक अपने हथियार नीचे रख देते हैं, घुटनों पर गिर जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। सीजर सेक्रेड माउंटेन की चोटी पर खड़ा था। वह नीचे आत्मसमर्पण कर चुकी डिवाइन रेस को देखता है और अपने पीछे जयकार करती डेमन सेना को। डिवाइन और डेमोनिक शक्ति उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। काली सुनहरी आभा पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को ढक चुकी थी। इस क्षण वे डिवाइन और डेमन दोनों रियल्स का एकमात्र सर्वोच्च शासक बन चुका था। उसी समय एक कोमल सफेद प्रकाश धीरे धीरे उसके सामने इकट्ठा होने लगता है। उस प्रकाश के भीतर एक सुंदर स्त्री की आकृति आकार लेने लगती है। उसका चेहरा कोमल और अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। उसकी आंखों और भौहों में सीजर से हल्की समानता थी और उनमें स्नेह तथा गर्व भरा हुआ था। वह उसकी माँ थी, एलन। उनकी सीलबंद स्पिरिट एसेंस पूरी तरह अनलॉक हो चुकी थी। सीजर के भीतर मौजूद डिवाइन डेमोनिक शक्ति की सहायता से उनका डिवाइन शरीर पुनर्स्थापित हो चुका था और वह आखिरकार फिर से जाग चुकी थी। वो सीजर को देखती है। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उनकी आवाज़ कोमल थी और अंतहीन ममता से भरी हुई। सीजर, मेरे बच्चे, तुमने कर दिखाया। सीजर अपनी माँ को देखता है। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर जाती है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और उन्हें कसकर गले लगा लेता है। उसकी आवाज़ थोड़ी भर्रा गई थी। माँ, मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया। एलन धीरे से उसकी पीठ थपथपाती है और कोमल मुस्कान के साथ रो पड़ती है। मुझे पता है, मुझे हमेशा पता था कि मेरा बच्चा सबसे महान बनेगा। कुछ दूरी पर सैटर्न माँ और बेटे को गले लगते हुए देख रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एलन के सामने गहराई से झुक जाता है। उसकी आवाज़ अपराध बोध और प्रेम से भारी थी। एलन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें इतना कष्ट सहने दिया। एलन उसकी ओर देखती है, धीरे से मुस्कुराती है और सिर हिला देती है। खुद को दोष मत दो। जो कुछ भी हमने किया अपने बच्चे के लिए किया। उसी समय सिस्टम की आवाज़ फिर से सीजर के दिमाग में गूंजती है। डिंग, बधाई हो। होस्ट, सभी मुख्य क्वेस्ट पूर्ण हो चुकी है। ब्लड लाइन गाइडेंस मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सिस्टम आधिकारिक रूप से अपग्रेड होकर मायरियड रियल्म सॉवरेन सिस्टम बन चुकी है। मायरियड रियल्म्स टेलीपोर्टेशन एक्सेस अनलॉक। होस्ट, क्या आप एक नई यात्रा शुरू करना चाहते हैं? सीजर सिर उठाता है और अनंत तारों भरे आकाश की ओर देखता है। उसकी निगाह मायरियड रियल्म्स की दिशा में टिक जाती है। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरती है। 10,000 साल पहले प्राइमेवल डेमन लॉर्ड और गॉड ऑफ ओरिजिन्स ने इस दुनिया की रक्षा के लिए युद्ध किया था और वाइड एबिस फोर्सेस के साथ हुए विनाशकारी संघर्ष में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब वाइड एबिस फोर्सेस एक बार फिर उतरने वाली थी और मायरियड रियल्स का हर संसार संकट का सामना करेगा। सीजर की विजय यात्रा कभी केवल डिवाइन और डेमन रियल्स तक सीमित नहीं थी। वो अपनी माँ का हाथ थामता है, पीछे मुड़कर सैटर्न ग्रैंड एल्डर और अपने सामने घुटनों पर झुके अनगिनत प्रजाजनों को देखता है। फिर अटूट संकल्प के साथ बोलता है। उसकी आवाज़ पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठती है। मायरियड रियल्म्स, मैं आ रहा हूँ।